देखो मोल कंसेप्ट आज समझने वाले। मोल कंसेप्ट कौन सा? मोला मेरे 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 मोला मेरे। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, कनपट्टी नहीं, कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या हो? तो इसमें सबसे पहले नंबर समझेंगे मोल ही क्या बला है। अच्छा सारा काम छोड़ दीजिए, बताओ पहले मुझे एक दर्जन जो वस्तु है हो, एक दर्जन में केले दिखाई देगा? जब दर्जन का नाम ले दिया तो सीधा केला हुआ दिमाग में, और कुछ नहीं आता नहीं। अंडे भी तो हो सका है। एक दर्जन में कितनी वस्तु हो? 12 वस्तु। ठीक, याद रहेगी बात है। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं? 12 वस्तु। आराम से बता सको, बड़े प्यार के साथ बता सको। ठीक है। अच्छा हम कहने लगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो? कितने? इसमें भी कन्फ्यूज जगह है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 100 की पावर 100 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से बता सको। सब बस अभी आ रहा है इसमें मोल कंसेप्ट पर, हिंदी में लिख दूं कभी अंकों में निकट दृष्टि दोष हो जा। मोल दिखाई दे रहा? दिख नहीं रहा? आपने इसको कॉपी में भी लिख रखा है। और इतनी सुरीली आवाज का क्या होगा फिर इसका? बता दिया मोल कंसेप्ट लिखा हुआ। भाई इतनी सुरीली आवाज नहीं आ रही तुम्हारी समझ में? बैटरी मेरी भले डाउन ना, समझ बात है, लेकिन जोश जुनून आज भी जिंदा। समझ बात है, वही क्या बुढ़ा भले ही हो लेकिन लड़ना नहीं भूल रहा। मोल ये लिखा हुआ है मोल, मैपो की मात्रा मोल, मोल पेंटागन मोल। मैडम पैर नीचे रखो थोड़ा प्लीज, मैनर्स। तो मोल कंसेप्ट समझने के लिए पहले ये बताऊं मुझे, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं हो? 12। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 1 सैकड़े में कितना हो? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा किसके बराबर हो? 1 सैकड़ा के 1 सैकड़ा 100 के बराबर हो। 1 सैकड़ा में 100 वस्तु हो। ठीक है, याद रहेगी बात है। मेरे पास ना सैकड़ों लड़कियां थी। कितनी? जिनका मेरे साथ अफेयर था किसी जमाने में। तो इसका मतलब सैकड़ों का मतलब कितनी थी? 100 के आसपास होगी। अरे इधर इधर देख ले, इधर। एक हो सहस्त्र। क्या होता है? सहस्त्र। इसे बोल लो इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार। ये हजार हो गई। इसमें एक सहस्त्र का किसके बराबर हो? 1000 के बराबर। 1000 का मतलब वो 1000। मन्नू के पास 1000 लड़कियां थी। 1 सहस्त्र लड़कियां थी। 1 सहस्त्र का मतलब क्या हो? 1000 लड़कियां। ठीक, मैंने कहा मन्नू की कम से कम 1 दर्जन गर्लफ्रेंड थी। कितनी? 1 दर्जन गर्लफ्रेंड। तो 1 दर्जन का मतलब कितनी? 12 गर्लफ्रेंड। तो मुझे बात ना करो। चाचा की ना आधा दर्जन गर्लफ्रेंड थी। तो कितना बैठेगा? 6। कॉमन सी बात है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। बस 1 किलोमीटर किसके बराबर हो? 1000। 1 मीटर में कितने कितने सेंटीमीटर हो? 1 सेकंड में कितनी वस्तु हो? 1 सहस्त्र में कितनी वस्तु हो? शाबाश, वेरी गुड। एक और बताना, एक बताना। एक कोरी, कोरी, एक कोरी में कितनी वस्तु हो? जब भी समझ मांगा मोल कंसेप्ट है, समझ पाने का हो। एक कोरी में कितनी वस्तु हो? एक कोरी में हो 20 वस्तुएं। कितनी? 20 वस्तुएं। याद रखना बात यार। ठीक, दुकान पर गए और दुकान पर जाकर तुम पता क्या लेना? सेब लेनी। तुमने कहा दोस्तों मुझे 1 कोरी सेब दे दो। 1 कोरी सेब। तो पता क्या करेगा? बीच में सेब निकाल लगा, कोरी से देगा खाएगा। उसके समझ में आने का ना। 1 कोरी का मतलब ये पहले चलती थी अतीत काल में। जो पुराने लोग थे ना, हमारे जो बाबा थे ना, उनके भी जो बाबा थे, और उनके भी जो बाबा थे ना, इस तरह 20वीं पीढ़ी के जो बाबा रहे होंगे ऐसे बोलते थे 1 कोरी सेब दे दो। इसका मतलब 20 सेब दे दो। ठीक, अनाज की ना 1 कोरी दे दो, यानी 20 बोरी दे दो। समझ गए ना? 1 कोरी दे दो। तो उन्होंने यार ठहरे थे, मैंने कहा 1 बोरी दे दो। दिखा बोरी कह रहा, 1 बोरी ने 1 कोरी का मतलब 20 बोरी दे दो। समझ गए? 1 कोरी 20 वस्तु के बराबर था। ठीक, 1 मोल। इसी तरह 1 मोल, ओहो है क्या हो? इसीलिए कहना चाहते हैं क्या आप? 1 मोल कितनी चीज वस्तु के बराबर हो? देखो 1 मोल में कितने अणु होंगे? 1 मोल में ध्यान से याद करना है। 100 नहीं होने के 6.023, कहीं कहीं 22 भी लिखा हुआ। 0.6.02 इंटू 10 की घात 23। कितना? 23। 1 मोल इतनी वस्तु के बराबर होगा। वस्तु ना कहते हैं, अणु कह देंगे। 1 मोल में इतने अणु होंगे। 1 मोल में इतने अणु होंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? 6.0
6.023 इंटू 10 की घात कितना 23 एक मोल में। याद रहेगी बात, इतनी सीधी बात समझ में आएगी। मेन मकसद ही है यहाँ समझाने का। एक मोल इतनी वस्तु के बराबर हो। वस्तु ना कहते हैं, मैं वस्तु नहीं कहने का, मैं वस्तु को जगह कर दूंगा अणु। अणु मान लो मैंने किसी पदार्थ का एक मोल ले लिया, मेरे हाथ में ना इस टाइम यहाँ शरबत रखा हुआ, शरबत को उठाया मैंने ना, शरबत का एक मोल अपने हाथ में ले लिया, तो एक मोल, वो तो शरबत तो पानी है एक प्रकार का, शरबत में नमक भी होगा, चीनी भी होगी, तो उनके बहुत सारे अणु होंगे। तो कितने सारे अणु, मैंने कहा मेरे हाथ में 2 मोल, तो 2 मोल का मतलब समझ लो इसकी 2 गुना करनी पड़ेगी। मेरे हाथ में शरबत के 2 मोल, इसका मतलब इतने सारे अणु होंगे। अगर मैंने कहा मेरे हाथ में शरबत के 1 मोल, इतने सारे अणु उसके हाथ मेरे हाथ में 6.0 ऐसे करके देखेंगे। एक मोल का हल्का सा कैलकुलेशन को खोल ही लूंगा आज। अणु, अच्छा अणु तो पता ना क्या हो, कोई पता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो दिखाई देगा हमको, 4 दिख रहा है ना, ये क्या है अणु। अणु अणु है वो जो दिखाई देगा हमको से। अब परमाणु कौन से हो, जो और भी दिखाई देगा है। रैपट लग गया ना मोड पर, घुमा रहा हूं मुंह दिखाई देते हैं। ये क्या है अणु। अणु क्या है अणु, ठीक दिखाई दे वहां। उसके बाद देखो यहां से कितने सारे, एक मोल में कितने अणु हो, तो ये यहां लिखा हुआ 6.023 गुणा 10 की घात 23। अगर हम इसकी गुणा करेंगे, देखो गुणा करेंगे 6.0 10 की 23 बार गुणा कर देंगे, यानी इसके पीछे 23 जीरो लगाएंगे। और 23 जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ना बताओ, 3 कम कर दो यहां से, 3 कम करके पॉइंटिंग का भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी। इसे ऐसा करेंगे, देखो पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ा ली, तो बस कुछ समझाना चाह रहा मैं। और यहाँ 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से ऊपर, तो यहाँ बैठा देखो 6 0 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने रुपए मिल जाते अगर तुम, फिर तुम हो जाती। तो पता क्या कहते, आधी 11वीं भी बंद और 12वीं भी बंद। हम पढ़ना ही नहीं, चलो पढ़ते सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अग्नि, तनफा, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। मीन, अच्छा मीन अग, 10 मीन अग, अग और भी होगा बहुत सारा, लग्गी लंका। इसलिए एक मोल जो हो ना, एक मोल में इतने सारे अणु हो। अब सोच लो तुम, एक मोल में इतने सारे अणु हो, इतने सारे अणु हैं। अगर मेरे हाथ, मैंने अपने हाथ में ना कोई दवाई की शीशी रखी होगी, दवाई की शीशी उठाई, ठीक, और दवाई की शीशी में ना वो तुलसी मिली हुई, ठीक, मैंने कहा इसमें तुलसी के 2 मोल, तो 2 मोल का समझ जाइए। एक मोल में जब इतने सारे अणु हो, तो 2 मोल में इसकी 2 तो गुणा करनी पड़ेगी, इतने सारे अणु होंगे। तो इतना सारा बार बार नहीं लिख सकते ना, तो ये तो इतना लिखने में ऐसी तैसी हो रही। तो यो बढ़िया लिखने के मामले में ये वाला बढ़िया। देखो तुमने खुद ही कहा था, मैंने कहा ना उत्तर दो ना, मैं ना अंदर गलत नहीं निकलवाता, मैं अंदर से निकलवा लू पेट में से। तुमने कहा यही बढ़िया, ठीक है, लेकिन ये अच्छा रहा, आपने समझा दिया। ये जुगाड़ है ना, तो यूट्यूब पर समझाने के ना कोई ऑफलाइन का टीचर समझाने का। यो मतलब था इसका एक मोल का, एक मोल में इतने अणु हो। समझ आई बात है, याद रहेगी बात है। गुल्लू को मैंने 2 चम्मच, दो मोल मैंने 555 की घुंटी पिला दी। 2 मोल कितने, 2 मोल, तो 2 मोल पिलाए, तो इसका मतलब जानते हो इसकी क्या गुणा करनी पड़ेगी, 200। तो इतने सारे अणु के अलग में उतार दिया हमने। समझने की बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने कहा 5 मोल पिया है सर, कितने, तो 5 मोल और 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इतने सारे अणु के अंदर गए। समझ गए क्या है ये हो। और किसके अणु है, पदार्थ के। तो एक ही चीज को कह दो, हमने इतना, हम दोनों कह दो ml में इतना ml दिया, इतने ग्राम दिया, ऐसा करके कह दो। लेकिन अणुओं में कहो कितने सारे अणु थे। हमने थोड़ा सा इतना सा कोई पदार्थ लिया, उसमें कहेंगे इसमें किसी पदार्थ के कितने मोल, तो किसी पदार्थ के कितने मोल हमें पता, एक मोल में इतने अणु हो। मैंने कहा उसमें उसके 5 मोल, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा इसकी, 5 से इसकी गुणा करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, इस वाले गुणा करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, है नहीं। इतने से में करनी पड़ेगी, 10 की घात 23 लिख देंगे जब हमें लिखना ही तो बार बार। अब इस तो ना लिखूं कहीं भी, जब कैलकुलेशन करूं वही ठीक अपना, है नहीं। अभी तुम्हें पता लग गया ना कितनी मेहनत से करनी पड़ी इसको, तो वो ठीक है नहीं, या ठीक है। एक और उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हम 555 की घुट्टी ले आए, ठीक, चलो 555 की घुट्टी लाएगा ना, हमने उसमें से 2 चम्मच निकाल लिया आराम से, अन्नू के हाथ में रख दी, ठीक है, निकाली, चलो सारा दिन गुल्लू पियो, आज भी पीऊंगी इसे, चलो इसके हाथ में रख दी। और उसमें ना इसकी जब हाथ में रखा, इसके हाथ में इतनी सारी 555 की घुट्टी आई होगी, ऐसे चाटने में लगी हुई ऐसे करके। मैंने रुक जा, जैसे इन्हें चाटना स्टार्ट करा ना, समझने की बात है, तो उसमें
इसके मुंह में पता कितने मोल चले गए? 8 मोल। 8 मोल पता किसी के चले गए? चीनी के, क्योंकि 555 की गुंटी में वो भी तो होंगे ना, चीनी भी तो होगी। तो उस 555 की जो गुट्टी हुआ वो पूरा का पूरा विलियन है, उसमें चीनी के 5 मोल, 8 मोल, 8 मोल अन्नू खागी। खागी कितने मोल खागी? अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, जब इसने 1 मोल खाया तो कितने सारे अणु खाए होंगे? इतने सारे अणु खाए होंगे जो पढ़े भी नहीं जा रहे। तो इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो। 6.023 × 10⁻23 अणु खाए थे इसने। तो 8 मोल खाए इसने, तो इसका मतलब किसकी क्या तो गुणा करनी पड़ेगी? 8। इतने सारे अणु खाए इसने चीनी के। अब देखो तुम कितने सारी चीजें खाते होंगे, सही बात है, ठीक, याद रहेगी बात है। मान लो हमने कहा कि मम्मी मुझे ना आप एक काम करो, मुझे 1 मोल रोटी दे दो। तो 1 मोल रोटी 1 मोल रोटी देने का मतलब जानते हो? इतने अणु चाहिए इसमें, इतने अणु चाहिए इसमें। क्या छठा बात समझाओ, मोल का मतलब समझ में आया नहीं आया? 1 मोल किस चीज के बराबर? हल्की हल्की फीलिंग सी आ रही? 1-2 उदाहरण और दे देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। किसी चीज को हम कहते हैं कि इसमें इतना ग्राम हो, इस विलियन के अंदर ये पदार्थ इतनी मात्रा में मिला हुआ, इतने ग्राम मिला हुआ। मान लो हमने चलो उदाहरण ही दे रहा हूँ ना, क्या दिक्कत होगी? हमारे भारत जैसे लोग नहीं कर, इतना अमेरिका में होता है ना, इतनी देर में एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते, लाके देखो ये पड़े सारे मोल, ये कटोरा, लाइट जलाऊंगा है, दिख रहा? अब ये कर दिख रहा? ये आएगा कटोरा हमारे हाथ में, ये आएगा 12वीं की बात तुम्हारे हाथ में, मैं नहीं कर रहा, सो रहा है और आंख क्यों पलट रहा है? क्या होगा? जिन जन का कुछ 5 पतासे, 2 लौंग, 1 नीम की ढाणी, सही बात है, और 1 गोश्ता, सही बात है, और नींबू रखो उस पर 7 बार ऐसा कर ना, और किसी चौराहे पे जाकर रख दिए है। हाँ रख दो ना जाकर, ठीक। और जहाँ पीपल का पेड़ हो जरूर, उसके बाद सब साफ हो जाओ। तुम्हें पता क्या इस तरह करके? ये सब इलाज बताऊँ मैं, और ध्यान से अच्छे तरीके से। और 11 रुपये का कर लो, यहाँ देखो ध्यान से। ये रहा बर्तन, बर्तन के अंदर हमने डाला और इसके अंदर H2 डाल दिया हमने, डाल लिया जल। जल डालने के बावजूद ना हमने इसके अंदर चीनी डाल ली। चीनी का सूत्र C6 H12O6। ग्लूकोज तो हो, क्या बीमारी हो चाहिए तो सुक्रोज। चलो चीनी, चीनी कम है, चीनी कम है, डाल दी चीनी। उसके बाद डालने के बाद इसके अंदर ना NaCl भी डाल दिया, चटपटा बनाना था बिल्कुल। NaCl ये डाल दिया मैंने इसके अंदर 180 ग्राम। इसे 58 ग्राम, चुप 106 ग्राम। विलियन बन गया होगा पूरा पूरा, आराम से तैयार हो चुका होगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से। इसमें जल की मात्रा है, इसमें NaCl की मात्रा है। NaCl की मात्रा कितनी? 58 ग्राम। मैं कहने लगा इसमें NaCl के मोलों की संख्या निकालनी। मोल कितने? ये तो तुम ग्राम पता है, इतने ग्राम, मोल निकालने। अच्छा जब मैं मैंने कहूँ ना मोल निकालने, इसका मतलब आप ये पता करना चाह रहे इसमें सच्ची बताओ NaCl के कितने मोल, यानी आप अणुओं की संख्या पूछना चाह रहे। वैसे मात्रा तो पता ही है 58 ग्राम, वो तो अलग बात है, हमें पता है इसमें 58 ग्राम नमक घुला हुआ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कतम अणुओं में बताओ अणुओं में कितने हैं। तो अणु तो इतने सारे तो अणु बोल भी नहीं सकते मैं, तो इतने सारे जब अणु बोल नहीं सकते, उसे बोल नहीं सकते, से पढ़ नहीं सकते, यहाँ आएगा खत्म होगा था। मैं तो इकाई 2.5 सैकड़ 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब 10 खरब यहाँ तक अगर तो मेरे को बोलने में नहीं, ये बता रहे मील तेल क्या, मुझे तो पता भी नहीं उनका आज तक, ये पढ़ा जा रहा था भाई। तो इतनी बड़ी चीज को आसान भाषा में कहने के लिए क्या कह दिया मैंने? 1 मोल। समझ बात है, नू तो कह नहीं सकते इसमें इतने सारे अणु, इतने सारे पढ़े नहीं जा रहे, तो कहेंगे 1 मोल अणु, उसमें 2 मोल अणु, 3 मोल अणु, 4 मोल, कितने मोल NaCl के इस विलियन में कितने मोल? समझिए, अगर मैंने कहा ना 2 मोल तो तुम समझ जाइए ओहो इसका डबल होगा, इतने सारे अणु होंगे। मैंने कहा ना इसमें NaCl के 6 मोल, ओहो इसका डबल हो, इसके लिए 6 तो गुणा कर देंगे, इतने सारे अणु होंगे इसमें। ओहो ये कहना चाह रहे ना आप? बात बताओ समझ में आई नहीं आई? एक बार ऐसा कर दो, बात समझ में आई? लोग कर दो, पूछूंगा मैं तुमसे क्योंकि समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं समझाने का, इतना डेप्थ में नहीं जाना है कोई भी। और एक बार तुम्हारी समझ में बैठ गया, फिर तुम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सवाल कर सको।
चाहे छोटे से लेकर, क्योंकि बेसिक चीज यही हो। मैंने कहा इसमें NaCl के 8 अणु मौजूद है, NaCl के 8 अणु नहीं 8 मोल मौजूद है। तो तुम समझ जाओगे अच्छा 8 मोल का मतलब एक मोल में इतने अणु हो, 8 मोल में कितने अणु होंगे, 8 से गुणा कर देंगे। और इसका नाम 6.023 गुणा 10 की घात 23, इसे हमने क्या एवोगैड्रो संख्या, कुछ किताबों में लिखा अवोगाद्रो, अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो नहीं, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम था। बता कैसे कैसे नाम हो यहाँ के। अगर यहाँ का होता ना कोई वैज्ञानिक, नो तो मन्नू नंबर, ऐसे होना यहाँ के नाम, मन्नू नंबर, रामपाल नंबर, शीशपाल नंबर, ऐसा होता ना नाम। क्योंकि भारत के कोई वैज्ञानिक है नहीं, नाम रखा अपने नाम पर। कह रहा ना इतने सारे अणु को मैं बोल नहीं सकता, तो कितना हरामी था बता। उन्होंने कहा एक मोल में इतने सारे अणु हो, तो उन्होंने कह रहा भाड़ में गया मोल माल, कह रहा आज के बाद ना ये पूरा का पूरा जो नंबर मैंने खोज करी है अपने नाम पर रखूंगा। इस संख्या कुछ संख्या तो होगी, कह रहा कौन सी संख्या, कह रहा मैंने खोजी, मैं अपने नाम पर रखूंगा, नाम अवोगाड्रो, अवोगाद्रो, एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नहीं, क्या बताया मैंने, थोड़ा स्पीड से। इंग्लिश में क्या बताया, नंबर, क्या बताया तू बता, पता लग गया ना, पता लग गया ना क्यों बोल रहा है उसने ऐसे कर। ये तो ये सरल पढ़ रहा है, वो सरल पढ़ रहा है। अगर यो ना समझाता वो समझ में जाता, फायदा तो बहुत है उसका, बात समझ में आई है। और नेक्स्ट बात, जैसे हमने यूं कहा कि मेरे पास ना 20 मोल पैसे, 20 मोल रुपए मेरे पास, तो तुम समझ जाओगे इतने सारे रुपए मत कर लो। लेकिन देख लो कितने सारे पैसे बैठेंगे, किसी के पास इतने पैसे होंगे, इससे भी ज्यादा पैसे लोगों के पास। पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी मोहम्मद प्रिंस, दुबई का रहने वाला हो, और उसका पता क्या नाम, मोहम्मद प्रिंस करके नाम हो, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो दुबई का रहने वाला। दुबई में बहुत अमीर अमीर लोग पड़े हुए, और दुबई में जो भी व्यक्ति जाकर रहेगा ना, उसकी संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं है। अभी तुम्हें पता नहीं होगा, मान लो अगर तुमने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेने एक साल में, चाहे तुम कहीं से भी कमा रहे, और तुमने अपने खाते में 10 लाख रुपए रख रखे, 3 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे तुम्हें, तब तुम कहोगे क्या बीमारी। इसी चीज़ को हम टैक्स कहते हैं, इसे बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। इसलिए जो आजकल तुम देखते होंगे पैन कार्ड, एक सबके घर पर होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड का नंबर आओ, वो पैन कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो इसलिए नजर रखो तुम्हारे खातों पर कि किसी खाते में 10 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं कमा रहा कोई। अगर कमा रहा होगा ना तो सरकार अपने आप ही उसमें से आराम से काट लगी, तुम्हें पता भी नहीं चलना। ठीक समझ में आई बात यार। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक साल में 10 लाख से ज़्यादा कमाते होंगे, वे सरकार को टैक्स नहीं देते, इसे सरकार की कमाई होगा। बहुत सारे लोग ऐसे, उनमें से मैं एक खुद हूँ। पूछो कैसे, क्योंकि मैंने अपने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। रजिस्ट्रेशन करवा देता ना मैं, तो सरकार का छप्पा लगता। मैं एक साल में क्या मैं एक साल में 10 लाख रुपए नहीं कमाता हूँ। जोड़ने वाली बात है, मोटे मोटे तौर पर एक टाइम पर मेरी इनकम थी कम से कम 2.5 लाख रुपए के आसपास एक महीने की। ये तो पर्सनल बता रहा हूँ आज, बताना मत किसी को भी। अब क्या पर्सनल लोग ऐसे को ले गया, काट देंगे इतनी वीडियो। 2.5 लाख रुपए के आसपास, और ऐसे करके मैंने पैसा छिट्टा बहुत दबाया तभी से। एक महीने का 2.5 लाख। पहले 5 लाख रुपए तक को मारा था ना, 5 लाख तक, उस पर तुरंत टैक्स। इस टाइप अभी तो अब तुम 3 लाख रुपए तक कमा रहे ना तो कोई टैक्स नहीं है। अगर तुम 5 लाख रुपए कमाओगे ना तुरंत टैक्स लग जाएगा तेरे पैसे पर, एक साल में तुरंत टैक्स। अगर तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए दिख गए सरकार को, तुरंत टैक्स काट लगी। अगर तुम्हें दिख रहा अच्छा सरकार पैसा ज़्यादा आ रहा है इस पर, चल ज़्यादा आ रहा है ना, कुछ थोड़ा सा वहाँ में भी दान कर दो, सरकार एकदम खींच लगी पैसा। इसे भी इनकम टैक्स क्या हूँ, इस तो सब डर, बड़े बड़े लोग सारे डर। दुबई में एक भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर तुम्हारे खाते में 80 लाख रुपए है ना तो 10 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। ये भारत का हाल। इसीलिए सारे लोग ना जितने भारत के अमीर अमीर बॉलीवुड वाले हैं, जितने भी हीरो हीरोइन, सबके फ्लैट दुबई में, सबने वहीं की नागरिकता ले रखी, ताकि अब सारा पैसा वहाँ ट्रांसफर कराएं, ताकि इस टैक्स तो बचा जा सके। और सब घूमे जानू A to Z। और तुम भी चले करोगे, जब तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे ना, जितने भी IAS ऑफिसर अधिकारी ना, सब ने बाहर दुबई में फ्लैट ले रखे, करोड़ों की संपत्ति ठोक रहे। क्यों पता लग गया? टैक्स तो बचने के लिए। दुबई में टैक्स नहीं है, इनकम पर तुम कितना भी कमाओ। तो वहाँ का जो सबसे अमीर आदमी है, मोहम्मद प्रिंस नाम है उसका,
उसका एक ही कहना कि कह रहा उसके पास जितनी भी संपत्ति ना वो सारा बिजनेस मैन है, पैसा बिजनेस में हो। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, पता, तुम यहाँ बैठे रहो आराम से शांति के साथ, तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा। इसी चीज़ को बिजनेस क्या है, तुम कुछ करो भी ना, सुकून बिजनेस है ना, उसमें भी थोड़ा रिस्क हो शुरू ठीक, लेकिन चल जाओ तो बहुत ज़्यादा सुकून हो। जॉब में क्या करना पड़ेगा, डेली तुम्हें काम करना पड़ेगा। बिजनेस में क्या होगा, नहीं करने का काम, तुम आराम से बैठे रहो, घर बैठे रहो, आराम शांति के साथ ऐश की ज़िंदगी जो यहाँ घूमो वहाँ घूमो, पैसा ही पैसा आ गया। तो मोहम्मद प्रिंस का कहना पता क्या कह रहा है, कह रहा आज मैं अपनी 99% संपत्ति दान कर दूँ ना, मैं अगले 2 महीने में पूरी दुनिया का फिर सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। कह रहा मैं अपनी 99% संपत्ति दान कर दूँ ना, तो मैं फिर पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। बताओ उसने ऐसा क्यों कहा होगा, बताओ ऐसा क्यों कहा होगा, बताओ उसने ऐसा क्यों कहा होगा। एक इंसान अपनी 99% संपत्ति दान कर रहा है, फिर वो 2 महीने में कह रहा है मैं पूरी दुनिया का फिर सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। पता, उस अपनी भुजाओं को बहुत ताकत हो, उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी का लो हो जाए ना तो उसका अस्तित्व मिट जाए। उसे अपने बिजनेस में पूरा ट्रस्ट है, अपने आप पर पूरा ट्रस्ट है, समझ गए ठीक। तो कच्ची चिड़िया मत बनो कि तो ताकि तुम्हारे नीचे तो डाल काट दी जा, उड़ ही ना सको। इतना उड़ना जरूर सीख लो ताकि उस डाल का सहारा भी ना हो ना, समझिए, तो तब भी तुम उड़ना सीख जाओ। सारे साथ छोड़ जाते हैं, सारे क्या होते हैं, सारे साथ नहीं देते, साथ छोड़ जाते हैं। सारे इंसान को कमजोर बनाते हैं। इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मनिर्भर रहना सीखो, समझिए। चलो बात बताओ, समझ में आई नहीं, चलो सर ये तो समझ में आ गया, तो अच्छा सा लगा। तो एक मोल में कितने अणु हो, इतने अणु हो जितने मैंने पढ़े नहीं जाते, सही बात है। इसलिए हम कैसे पढ़ेंगे उसे, एवोगैड्रो नंबर में कैसे पढ़ेंगे, 6.023 गुणा 10 की घात 23, इसे बोलो एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। यह बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आएगी। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक, टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो सभी। पहले बताओ, ये बात समझ में आई नहीं है। पहली बात मोल के बारे में, पहली बात, अगर मोल के बारे में तुमसे पूछा जाए तो दिस इज ए यूनिट, दिस इज ए यूनिट। तो यह एक प्रकार का मात्रक है, याद रहेगी बात। या दूसरे नंबर की बात इसके बारे में क्या रखनी, दूसरी बात, मोल का संबंध किस चीज तो हो, किस चीज तो हो मोल का संबंध भी बताया, क्या बता रहा है मोल, यो बताओ। जो मोल है बता क्या रहा है, मोल एक प्रकार का नंबर ही तो, संख्या ही तो। कैसी संख्या, फिक्स संख्या है नहीं है, मोल एक प्रकार की निश्चित संख्या। कैसी संख्या, दिस इज ए फिक्स नंबर, दिस इज ए फिक्स नंबर, फिक्स या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट नंबर। याद रहेगी बात है, इतनी इंग्लिश तो लिख सको, तो बेसिक इंग्लिश है। तीसरे नंबर का जो मोल हो, ये तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोल का संबंध, ये ग्राम, ग्राम का मतलब क्या, द्रव्यमान, ग्राम का मतलब द्रव्यमान ही तो संबंधित द्रव्यमान था। तो नु बताओ, हमने कहा इसमें NaCl के 2 मोल, हमने कहा इसमें NaCl का 1 मोल, इस विलयन के अंदर NaCl का 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब समझ गए तुम, इतने सारे अणु होंगे दिक्कत, या इसे नहीं कह सकते, ये वाला कह दो, इतने सारे अणु होंगे दिक्कत, समझ गए। तो इतने सारे अणु होंगे तो इसका सीधा सीधा संबंध द्रव्यमान तो नहीं दिख रहा तुम्हें। तो मोल का संबंध इतने सारे अणु, ये किसके, ये द्रव्यमान तो नहीं है। पहली बात, जो मोल का संबंध हो ना, मोल इज रिलेटेड टू मास ऑफ द सब्सटेंस। क्या काम है ना, मोल इज रिलेटेड टू मास ऑफ द सब्सटेंस। सीख लो इतनी इंग्लिश, बोलो दिखाओ, सारी मां की जी, बताओ क्या बोल रहा है मैंने, मोल इज रिलेटेड टू ऑफ दी सब्सटेंस। तो दूर बताओ क्या हट, हाँ, मोल इज रिलेटेड टू सब्सटेंस। वो पढ़ रही है यहाँ से, वो प्रार्थना सुबह को स्कूल में जाने वाली, पता लग चुका। जो मोल है ना, इसका सीधा सीधा संबंध किसका, द्रव्यमान था। यही बात ठीक है, चलो हिंदी में लिख देते हैं। मोल का
संबंध, संबंध तो पता नहीं कैसे कैसे हो, ठीक। किस तरह का सीधा संबंध, द्रव्यमान और गैस के आयतन से, और गैस के वॉल्यूम ऑफ गैस, याद रहेगी बात यार। तो बताओ, मोल इज रिलेटेड टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस जब तक कोशिश नहीं करने का ना, अगर मैं चाहूँ ना तुम इस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री साथ पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा तुम अंदर अपनी अंदर तो इच्छा तो निकाल लो, मेरे साथ साथ कॉपी तो मारो मेरी, समझ की बात। मैं कौन सा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल लेता हूँ अच्छी खासी इंग्लिश, ठीक। तो सीखो तो, सो प्लीज लर्न विद मी इंग्लिश, ओके। यार चाचा रट्टा मार रहा बैठा हुआ रट्टा नहीं मारना, समझने का। अब सवाल है सर, हाँ ये जो मोल है, हाँ सर मोल, इसका संबंध द्रव्यमान तो कैसा, ये तो हल्की हल्की फीलिंग से आई, इसमें NaCl कितने मोल या इतने ग्राम, हल्का हल्का मैथ सा दिखाई दे रहा है, खारा, ये क्या बीमारी, इसका संबंध गैस के आयतन तक कैसा। अब ये भी समझेंगे हम कि मोल का संबंध गैस के आयतन तक कैसे हो, क्योंकि विलियन के अंदर कुछ विलियन ऐसे हो ना, उसे हटा दो, एक तो कुछ विलियन ऐसे हो हटा दो, तो वहां तो विलियन के रूप में गैस ही हो, दे दो, तो वहां गैस से भी इसका संबंध हो, गैस के आयतन तक संबंध हो, मोल का संबंध गैस के आयतन तक कैसे हो। ये तीसरा पढ़ा लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोल क्या है, क्वेश्चन मोल के बारे में एक लाइन मुझे पता, मोल एक प्रकार का मात्रक, दूसरा मोल एक प्रकार का फिर से कांस्टेंट नंबर है, एक प्रकार निश्चित संख्या है, और मोल का जो संबंध हो द्रव्यमान और गैस के आयतन से हो। इतनी लाइन पता लगी, 11वीं क्लास में लिख के बड़े अच्छे नंबर मिले, सोने नंबर नहीं लेने का, थोड़ा पहले नॉलेज इकट्ठा करने का पता होना चाहिए था कि एक मोल में कितना अणु होता है, ये सीख लिया है हम। संबंध इसका द्रव्यमान से होता है और उसका फिर इसका आयतन से संबंध होता है, ये समझाएगा हम तुमको। तीनों पॉइंट नोट करने का, जल्दी चचा इसको हाथ लगाने का। अब हमें एक मोल की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, एक मोल की पूछने का नहीं पेपर में, फिर भी नॉलेज के लिए, ठीक, क्योंकि वहां से एक नंबर का सवाल बन सके जो मैं परिभाषा बताने वाला हूँ, ठीक। और पेपर में कंपटीशन में एक नंबर कीमती हो। 6C12, देखो मैंने तो कुछ दिन पहले लिखना सिखाया था, 6C12 कार्बन 6ठे नंबर पावर और 12 का परमाणु भार होगा, ठीक। तो इसका मतलब है जो कार्बन का 12 परमाणु भार कितना, कार्बन का 12, परमाणु क्रमांक कितना, 6, ठीक। कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के कितने ग्राम, 12 ग्राम ले लिया हमने, कार्बन के हमने 12 ग्राम ले लिया। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा कार्बन हमेशा शुद्ध रूप में कहाँ मिलेगा, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, बताओ चलो। हाँ हीरे में, ठीक है, वो स्वतंत्र अवस्था मिलेगा। ग्रेफाइट में मिला कार्बन, कोयले में मिला कार्बन, बताया ना क्या मिला तुम। तो कोयले में थोड़ा मिलावट हो उसे छोड़ दो, हीरा ले लो, हीरा क्या ले लो, हीरा ले लिया, और हीरे को 12 ग्राम ले लो, कितना ले लिया, 12 ग्राम हीरा ले लो तुम। हीरा ने देखा तुम, दिखाऊंगा हीरा, दिखा टाइप दिखाऊंगा, इन्हें हीरा दिखाऊंगा, हीरा नीरा खीरा जो भी देखना देख लो, जो खुल जा सिम देखो, क्या नाम था, देखो ये हो डायमंड, देखो चले, देखो यार ये डायमंड हो, पता कहाँ से निकला है, चट्टानों के अंदर से, कोयले की खान में से। शाहरुख खान का गाना भी जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। अग ये तो इसी का नाम डायमंड है, प्योर कार्बन, शुद्ध कार्बन, ठीक। अच्छा ये बताओ मुझे, एक तोले में कितने ग्राम हो, 10 ग्राम। इन्हें भी नहीं पता देख के तोले में कितने ग्राम हो, और सोना खरीद तो पूरी जिंदगी बीत गई ना। मम्मी ये मंगलसूत्र कितने तोले का, मम्मी ये टिक्का कितने तोले का,
कितने तोले की पंजेब है? 1 तोले में 10 ग्राम हो। कितने ग्राम? हीरे के अगर तुमने 12 ग्राम ले लिया ना, 12 ग्राम एक तरफ लेकर रख दो। अगर हम हीरे को तोड़ना स्टार्ट कर जाए और छोटे छोटे अणु बन जाएंगे जो अंकों से दिखाई देंगे। अगर तुमने इतने सारे अणु बना दिए उसके, इतने सारे अणु, तो उसे क्या बोल लेंगे? यस, हीरे के हीरे का सीधा संबंध किस तक? कार्बन तक। कार्बन के 12 ग्राम ले लिए, 12 ग्राम को एक तरफ रख कर तुमने टुकड़े करके देखे थे, और छोटे छोटे अणु बन गए ऐसे करके, इतने सारे अणु जाएंगे। तो 12 ग्राम में इतने सारे अणु हो। 12 ग्राम तुमने कोई हीरा लिया और तोड़ कर रखा, तुमने हीरा लिया, हीरा का सीधा संबंध किसका? कार्बन था। तो मैं हीरा नहीं कह रहा, 12 ग्राम तुमने कार्बन ले लिया 12 ग्राम कार्बन, यानी 1 तोड़े के आसपास, और उसके क्या करते हैं? ऐसे कर दिए, और कितने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इतने जो अंकों से दिखाई दे रहे, जो अंकों से दिखाई देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? अणु। इतने सारे अणु निकल आएंगे इसमें। तो मैं ऐसे बोलूंगा ना कि 12 ग्राम जो कार्बन हो, कार्बन के 12 ग्राम भाग में इतने सारे अणु हो, फिर पढ़ने जाने का मैंने कह दूंगा 1 मोल हो। ये ठीक रहेगा? कार्बन का जो 12 ग्राम भाग हो उसमें कितने मोल हो? इतने मोल हो। यही तो 1 मोल की परिभाषा, यही तो परिभाषा 1 मोल की। कार्बन के 12 ग्राम भाग में जितने भी अणु होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। कार्बन के 12 ग्राम भाग में जितने भी अणु होते हैं, शुद्ध कार्बन के, शुद्ध कार्बन के, यो शुद्ध कार्बन, शुद्ध कार्बन, शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम भाग में जितने भी अणु होते हैं उसे 1 मोल कहवे हैं। सही है? लोग करूं? मुझे लगे तो खुद ही लिख दोगे। तो सारा खेल तो उदाहरण का है ना। किसका? यो सही है। तो तुमने 12 ग्राम अगर हीरा ले लिया, लेकिन 12 ग्राम हीरा मिलेगा ना, तुम पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे। पूछो क्यों? 10 ग्राम हीरे की कीमत 2 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा, 200 करोड़ के आसपास, 100-200 करोड़ के आसपास बैठेगा। जो शुद्ध हीरा, शुद्ध हीरे की बात कर रहा हूं। एक कोहिनूर हीरा नाम सुना? वो पहले हमारे पास था, नादिर शाह लेकर आया था उसे यहाँ से। नादिर शाह ने आक्रमण करा था दिल्ली गद्दी पर, और फिर यहाँ से ना कुछ सालों बाद यहाँ की जो इंग्लैंड की महारानी, वो हीरा आज उनके पास रखा हुआ, कोहिनूर हीरा है भारत का। वो जब अंग्रेजों का शासन था ठाके लगे थे, ठीक। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सब इंग्लैंड तक छुटा कर ले आओगे, ठीक है। तुम्हारी बल बुझाओ पर, तुम्हारे दिमाग पर, जैसे इनमें दिमाग बड़ी बढ़िया चश्मे लगा पढ़ रही हैं, ठीक है, होंगी चश्मे वाले बैठी हैं, और तुम बैठे हो जिस तरह तुम भाई बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम पर मुझे विश्वास है। महारानी को उठा लगा ना, चली गई, उसके बंद से जा रहे हैं। फिर एक और महारानी बनो, फिर उसकी महारानी, जो वर्तमान समय की महारानी ना, उसकी एक लड़की, तो चाह तो देख लिया। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1 मोल की परिभाषा बताई मैंने तुम्हें, क्या पढ़ाई परिभाषा? शुद्ध भाग में जितने अणु होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। सही है, लिख दोगे? शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम भाग में अणुओं की, कुल अणुओं की संख्या ही 1 मोल कहलाती है, ठीक। इसमें इतने अणु होते हैं बस, और कितने? नोट कर लो, लिख कर करके दिखाओ। याद कर ले, 1 मोल में इतने सारे अणु, याद कर लेना, कर ले याद, याद करेगी सर, याद तो करना ही पड़ेगा, यही तो हो, ये तो याद करना ही पड़ेगा, ये यही तो, और क्या है? ये यही नहीं आए हो दुकाई ना, ये तो याद करना ही पड़ेगा भाई। नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, सुनने का? हाँ जी, अभी तो तुमने उन्होंने कहा कि जो एक कोई वीरेन हुआ, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, चलो जाओ। ये हमारे पास 1 मोल, जब मैं 1 मोल लिखूं ना तो तुम्हारे दिमाग में बड़ा सा नंबर तोड़ना चाहिए। वो बड़ा सा नंबर जो पढ़ने जा रहा था पर क्या है वो?
ये कह रहा है 6 करोड़ लाख एकड़ कौन बोल रहा है क्या 6.10 नहीं खाली 6.023 है ठीक है यहां से तो पहले नंबर पर जाओ पहला पॉइंट एक मोल का मतलब क्या हो अब हम गैस की बात करने वाले मान लो एक बर्तन रखा हुआ हमारे पास उसके अंदर जो गैस है तुम बता गैस को लीटर बना पाऊँ 1 लीटर गैस होगी 2 लीटर गैस डाल दी इसमें 3 लीटर गैस डाल दी सीएनजी का पंप देखा है पेट्रोल पंप उस पर एक तरफ सीएनजी हो एक तरफ वो हो पेट्रोल 2 लीटर पेट्रोल डाल दो 3 लीटर पेट्रोल डाल दो इस तरह वहाँ उसके अंदर जब सीएनजी भरा इसमें 4 लीटर सीएनजी डाल दो इसमें 10 लीटर सीएनजी डाल दो गैस हो वह भी लीटर के रूप में डाल ली जा वाओ भाई जी तुम्हें पता क्या गैस 1 लीटर गैस ली इसके अंदर फीड कर दी उस गैस का यूज करके तब गाड़ी आगे चलेगी उसे बोल लो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो प्रदूषण नहीं करती जो सीएनजी हो मैं भी अपनी गाड़ी को ना सीएनजी करवाने वाला हो रहा और एक सबसे बड़ी खास बात है 500 रुपये की सीएनजी भरवा कर समझ लो कई दिन तक बतेरी कई दिन तक चल जाएगी कई दिन तक ठीक तो सस्ती भी है पेट्रोल तो काफ़ी सस्ती है प्रदूषण भी नहीं करती तो सीएनजी दिल्ली में बहुत सारी बसें सीएनजी बसें चल रही समझ में आई बात है अब सीएनजी जो गैस है कई जगह बनना हुआ मुंबई के अंदर एक बॉम्बे हाई स्थान का नाम है वहाँ से सीएनजी भी समुद्र के अंदर से निकाल ली जा रही पाइप लगा कर भर को उसके बाद अग फिर भरी जा रही अग चले जा वो एक अलग प्रोसेस है तुम्हारे दिमाग में आता हो पता नहीं इससे गाड़ी की चल जा ठीक वो अग समझेंगे हम ठीक लेकिन ये हो जो गैस है ना उसे लीटर में नापा हम इतनी बात समझाना चाह रहे हैं गैस को कहाँ नापता लीटर ध्यान से समझना अच्छे तरीके से लीटर में नापते हैं एक मोल में कितनी गैस हो सके मैंने पूछना चाह रहा तुमसे 1 लीटर गैस होगी 2 लीटर गैस होगी 3 लीटर 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर अंदाजा लगाओ अणु तो पता लग चुके तुम कितने हो एक मोल में कितने लीटर गैस हो सके अंदाजा लगाओ मैंने कहा एक बर्तन है पूरा तो तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ मैंने कहा इसमें ना इसमें जो 1 मोल गैस भरी हुई तो बताओ कितने लीटर गैस भरी हुई अंदाजा बताओ 1 मोल गैस भरी हुई इसका मतलब बताओ कितने लीटर गैस भरी है बता तू बता अंदाजा कुछ अंदाजे से लगा दे 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 5 लीटर 100 लीटर 1000 लीटर और बताओ 22.4 लीटर याद रखनी बात है हाँ ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ठीक है फेमस क्वेश्चन है याद रखना 1 मोल में इतने दशमलव इतने जो गैस हो वह 22.4 लीटर हो 22.4 लीटर ये वैज्ञानिकों ने पहले ही सेट कर रखा है मामला कभी मेरे टटरे में आकर घुसो मैं अगर बता भी दूँ 22.4 लीटर आया कहाँ से 1 मोल में इतनी गैस हो फिर गैस ले लेते हैं अरे गैस है ना ये गैस पता किस पर एनटीपी पर और एसटीपी पर एनटीपी या एसटीपी अब ये क्या हो इसका मतलब जब यह गैस भरी जा ना वहां का तापमान 273 केल्विन होना चाहिए कितना 273 के इस सब चीज स्टैंडर्ड चाहिए इसे बोल लो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए स्टैंडर्ड ही प्रेशर होना चाहिए ये तो हमारा तापमान होगा तापमान कितना होना चाहिए 273 केल्विन तापमान कितना होना चाहिए 273 केल्विन याद रहेगी बात यार 273 केल्विन और उसके बाद 73 लिख रखा है सही कर लिए उसके बाद एक एटीएम होना चाहिए हमारे पास इसके अंदर वायुमंडलीय प्रेशर ना प्रेशर लिखा हुआ टी टेम्परेचर पी प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटीएम जब जाकर अब 22.4 लीटर गैस हो तो समझ जाओ उसका मतलब 1 मोल हो कितना हो 1 मोल तुम्हारे घर में सिलेंडर रखा हुआ देखा हुआ सिलेंडर जो सिलेंडर रख रखा है ना उस सिलेंडर पर जो गैस भर रखी है अगर वह 22.4 लीटर गैस है तो उसे बोल लेंगे इसके अंदर कितनी गैस है तो बोल लेंगे 1 मोल गैस है 1 मोल है गैस कैसा हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन कितना और प्रेशर कितना हो 1 एटीएम एटीएम का मतलब वो एटमोस्फेयर हिंदी में वायुमंडलीय भी लिख सको एक चीज समझेंगे आगे जाकर एसटीपी का मतलब इतना समझ लो बस एसटीपी का मतलब वो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर
प्रेशर। जब इसे गैस को भरा जाए ना तो आसपास का तापमान इतना होना चाहिए, यूं समझ लो। जब उसके बाद इसे भरा जाएगा ना तो इतना प्रेशर चाहिए, इतना, क्योंकि गैस ना अगर हमने प्रेशर हटा दिया उसके ऊपर, तो गैस सिलेंडर तुम्हारा वो, उसके ऊपर तो प्रेशर हटा दो, उड़ के भाग नहीं जाएगी। इतना टेम्परेचर, इतना वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब इतना चाहिए, और ये इतना टेम्परेचर चाहिए। जब जाएगा वह गैस 22.4 लीटर होगी तो सब लोग कहेंगे 1 मोल। कितने मोल? बस कहने का तरीका। अब वैसे हम देखो वैसे कैसे क्या कह रहे थे, मैंने कहा इसके अंदर ना 1 मोल अणु भरे हुए, 1 मोल इसके अंदर ना इस पदार्थ कितने मोल है, तो तुम जाओ अच्छा 1 मोल का मतलब इतने सारे अणु होंगे इसमें। लेकिन गैस में कैसे मान लेंगे? गैस में ऐसे मान लेंगे अच्छा 22.4 लीटर गैस होगी इसमें, 1 मोल गैस भरी। मैंने कहा इसमें ना गैस के 2 मोल, तो जब मैंने समझाना गैस के 2 मोल, अच्छा 2 मोल, इसकी 2 तो गुना कर देंगे तुरंत, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2, इसका मतलब 44.8 लीटर इसमें गैस भरी हुई। मैंने कहा ना एक मेरे पास सिलेंडर रखा हुआ, इसमें 4 मोल गैस भरी हुई, 4 मोल गैस भरी, तुम्हारा दिमाग में तो 22.4 लीटर बताया था 1 मोल में। अच्छा 4, इसकी क्या तो गुना कर देंगे 4 से, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब गुणा गाना करके निकाल देंगे, समझ गए। मैंने कहा मेरे पास एक सिलेंडर, उसमें ना गैस के 10 मोल भरे हुए। कितने? 10 मोल भरे हुए। तो तुमने कहा जी लीटर में कितना बैठा हुआ जी, रुक जाओ कर इसका आयतन निकाल लो। जो लीटर लिखा है ना ये आयतन, क्या है? आयतन। और थोड़ी देर पहले जब मैंने गैस के बारे में 3 पॉइंट लिखवाए थे ना, उसमें खुद ही लिखवाया था गैस का आयतन। तो क्योंकि मोल का संबंध गैस के आयतन तो इसलिए हो गैस का संबंध, मोल का संबंध देखो गैस के आयतन तो होगा नहीं होगा। कितने लीटर बताओ 1 मोल में कितने लीटर गैस हो? किस पर? एनटीपी पर या एसटीपी पर? तापमान कितना होना चाहिए? 273 केल्विन। वायुमंडलीय दाब 1 atm। याद रहिए बात है, कोई दिक्कत? लोग कर आगे बढ़ जाओ सर, चलो अच्छी बात है। और अगला पॉइंट, इतने भी काम नहीं चलता, और अगला पॉइंट समझो। ये मैंने तुम्हें समझाया, जो 1 मोल हो, हाँ सर 1 मोल तो हो, 1 मोल के अंदर 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु। अभी काफी देर तक बात करी इस पर, ये समझा तो दिया। तीसरा पॉइंट, इसे भी समझो। तीसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा है, ध्यान से, जो 1 मोल हो ना, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो, किसी पदार्थ, किसी विलयन के अंदर, विलयन एक पूरा का पूरा योरा कटोरा है, योरा, इसके अंदर जल भी है H2O, इसके अंदर ना इसके अंदर NaCl भी है, NaCl छोड़ दो, NaOH डाल लो आज इसके अंदर, NaOH, वो उसके अंदर 40 ग्राम, 40 नहीं 80 ग्राम, कितने ग्राम? और जल इसके अंदर 180 ग्राम। दोनों के बिना का एक विलयन बन गया, बन गया नहीं विलयन? ठीक। अब इसमें जल के अंदर जल की मात्रा कितनी? इसमें NaOH की मात्रा कितनी? कितनी? 80 ग्राम। लेकिन तुम्हें तो ये द्रव्यमान के रूप में पता, मुझे मोल के रूप में निकालना, मुझे पता करना इस विलयन के अंदर NaOH के कितने मोल है। इसका मतलब मुझे मोलों की संख्या निकालनी। तो मोलों की संख्या जब भी मैं मोल, तो तुम्हारा दिमाग उस बड़े से नंबर पहुंच जाना चाहिए। अच्छा अणुओं की पूछना चाह रहे हैं आप, कितने सारे अणु सुनो, अच्छा वो उतने सारे तो बोल नहीं सकते, लेकिन मोल बता देंगे 1 मोल 2 मोल। अच्छा 1 मोल 2 मोल बता देंगे, इसका मतलब बता देंगे कितने सारे अणु, उसको गुणा कर देंगे। पहले मोल बताओ आप कितने हम, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल। ठीक, निकाल लूँ मोल? तो कैसे निकाल ले? एक तरीका तीसरा मोल निकालने का, ऐसे निकालते हैं। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है कभी भी जिंदगी में, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। किस तरह? n से। कौन से पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी? H के, NaOH के, NaOH लिख देंगे इसका सापेक्ष में। मुझे निकालनी थी जल के मोलों की संख्या, n के नीचे H2 लिख देता मैं। मुझे इसके अंदर तीसरा पदार्थ होता है ना CH3COOH, मुझे उसके मोलों की संख्या निकालनी होती है, n लिखो उसके नीचे CH3COOH लिख देता मैं। उसके बाद बराबर लगाया यहाँ से, तो उस पदार्थ का भार हम ऊपर रख देंगे, उस पदार्थ का भार कहाँ रख देंगे? ऊपर, जिस पदार्थ की मोलों की संख्या निकालनी, और अणुभार नीचे रख देंगे। अब तुम कहोगे गुरुजी अणुभार क्या हो? ये भी निकालना, अणुभार क्या हो भाई? पहले अणु बताओ, भार कहाँ रख देंगे और अणुभार कहाँ रख देंगे? जिसके क्या निकालनी? मोलों की संख्या। किस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो भार कहाँ रख देंगे? ऊपर, और अणुभार कहाँ रख देंगे? नीचे। अब बताओ NaOH की मोलों की संख्या निकालनी, NaOH का भार बताओ कितना? भार 80 नहीं है। और जो NaOH हो ना, इसका अणुभार मैंने कक्षा 12 में सिखाया था, जो तुम बैठे थे यहाँ से, तो अभी यहाँ से कह रहा हूँ। देखो NaOH का अणुभार कैसे निकालना है। NaOH, इसका Na का कितना हो? 23, और इसका ऑक्सीजन का कितना हो? 16, ऐसा कितना हो? 1, सबको जोड़े तो बैठा 40, और अणुभार को हम M से प्रदर्शित करो।
कैसे प्रदर्शित कर रहा है? एम्स। इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? डब्ल्यू से। इसे कैसे लिखोगे? एम्स। अब बताओ एम का मान कितना है? 40 गया। 40 दूनी कितना बैठा? 80। 2 मोल आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब है 2 मोल। इस विलियन के अंदर NaOH के 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। इसका मतलब मैं कहने लगा, अभी तो यहाँ मुझे पता लगा 2 मोल। मैंने पता करना चाह रहा कितने सारे अणु। तुम बताओ 1 मोल में कितने अणु हो? 1 मोल में कितने मोल? इतने सारे अणु उसमें किसके? NaOH के। पता लग चुका अगर पूछता तो, लेकिन पूछा से ना मोल। क्यों पूछ रहा है? इस विलेन के अंदर NaOH के कितने मोल? साथ साथ न्यूमेरिकल भी समझा के चल रहा तुम्हें, समझ गए? क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के बात थोड़ी क्लियर नहीं होने की। अगर आज के बाद मुझे कभी भी किसी भी विलेन के अंदर, किसी भी विलेन के अंदर उस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो उसका भार कहाँ रख देंगे? अणुभार कहाँ रख देंगे? अणुभार याद होना जरूरी, इसके बिना काम नहीं चलने का। ये अणुभार है ना, ये खास खास अणुभार मैंने लिखवा रखे थे, पहले भी लिखवाया मैंने तुम्हें पिछली क्लास में, ठीक है? सारे अणुभार यहाँ यूज होंगे भैया। तो किसी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या निकालनी हो, भार कहाँ रख देंगे? अणुभार निकाल रख देंगे, क्या निकल जाएंगे? मोल। और जब 12वीं क्लास में आगे सीधा डायरेक्ट पढ़ा था, हमें कुछ नहीं बताता है मोल माल क्या हो, सीधा मोल माल पढ़ाकर अगर निकल जाऊँ। जो पढ़ रहे हैं पता भी होगा, कुछ नहीं बताता वहाँ से। ये 11वीं क्लास का फायदा हो। वहाँ बच्चों को 12वीं क्लास के बच्चों को मोल का मतलब ही नहीं पता क्या हो। अब तुम्हारी समझ में आ चुका कि मोल में इतने अणु हो, ये हो 11वीं पढ़ने का फायदा। तो 11वीं ही हो भाई, समझ गए ना? बहुत आराम से बहुत क्लियर करके बेसिक कंसेप्ट तक क्लियर करके चल ले। अच्छा ये मतलब हो समझाया तुम कि हमने कार्बन ले लिया, उसका 12 ग्राम ले लिया, 12 ग्राम में जितने अणु बैठेंगे वो 1 मोल होगा। यही 1 मोल की परिभाषा। ये 3 बात समझ में आई है? कितनी बातें? चौथी बात एक और लेगा। अब मैं 3 सूत्र लिखवाने वाला हो रहा तुम्हें। कितने सूत्र? 3 सूत्र। आ जाओ इसे समझ देख लो। फालतू थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर कॉपी में ऐसे ही करना जैसे बताया जा रहा है, ठीक है? लिखना हो जो पेपर में आगा, बाकी बकवास लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 सूत्र बताने वाला, तीनों सूत्र समझो। एक सूत्र तो मैंने तुम्हें भी बताया हो, किसी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या निकालनी हो, पहले यहाँ n लिखेंगे। n का मतलब वो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या। तो कोई भी पदार्थ हो सको, जरूरी थोड़ा है ना NaOH होगा, वो H2O भी हो सको, ये फलाना भी हो सको, ढीमका भी हो सको, कोई भी पदार्थ हो सको, बस उसका सूत्र यहाँ लिख दो। कोई भी पदार्थ हो सको, उसका सूत्र यहाँ लिख दियो। अब ठीक है, हाँ कोई भी हो सको, कोई सा भी। NaOH हो तो यहाँ NaOH टेक दो, H2O तो H2O टेक दो, अगर NaCl टेक दो, ऐसे ठीक है। और उस पदार्थ का भार कहाँ रख देंगे? भार उसका ऊपर, और अणुभार कहाँ रख देंगे? उसका नीचे, यहाँ नीचे बोर्ड पर। सही यहां तक? एक सूत्र समझ में आया? दूसरा सूत्र चौथे पॉइंट के अंदर ही, दूसरा सूत्र ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। कणों की संख्या पता होनी चाहिए। किसकी? कणों की संख्या पता होनी चाहिए, अणुओं की संख्या पता होनी चाहिए, उसको ऊपर रख देंगे और आयवोगाद्रो नंबर नीचे रख देंगे। देखो दूसरा सूत्र, अगर किसी पदार्थ के अंदर मोलों की संख्या निकालनी हो या मोल निकालने हो तो ऐसे निकालते हैं मोल, जो अणुओं की संख्या और तो ऊपर रख देंगे। ये कणों की संख्या कह सके। किसकी? कणों की संख्या। कणों की संख्या तुम ऊपर रख देंगे, अणुओं की संख्या भी कह सको। ये फॉर्मूला यूज होगा। और नीचे पता क्या लिख देंगे? एवोगैड्रो नंबर। नीचे लिख देंगे हम एवोगैड्रो नंबर को हम Na से लिख देंगे। थोड़ी देर पहले सिखाया था Na। ये सूत्र भी यूज होगा। कितने सूत्र हो गए? एक और तीसरा सूत्र इसके अंदर ही यहाँ लिख दिया मैंने, तीसरा सूत्र। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तीसरा सूत्र बहुत गौर से समझ लेना। पता लग गया ना क्या निकालने के लिए? किसी भी विलेन के अंदर अगर पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो 1, 2 और ये तीसरा, ये 3 ही सूत्र यूज होंगे। तीनों में तो कोई सा भी सूत्र यूज हो सके। अब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके बाद, और तुम अपनी किताबों से जाकर देखोगे, वहां भी सारे सवाल कर दोगे तुम। तीसरा सूत्र भी देख लो क्या है। n बराबर, हाँ सर, n बराबर गैस का आयतन। किसका? गैस का आयतन। और गैस का आयतन किस पर? गैस का आयतन एनटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर, एसटीपी पर
याद रखिए बात है। गैस का जो आयतन होगा उसको कहाँ रख देंगे, ऊपर, और नीचे रख देंगे 22.4 लीटर। 22.4 लीटर से मैंने समझाया था। एक मोल में कितने अणु, एक मोल में कितनी गैस, कितनी गैस हो, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब जब मैं इसे यूज करवाऊंगा ना तो तुम्हें सारी समझ में आ जाएगा। एक सूत्र होगा, दो सूत्र होगा, तीन सूत्र होगा। किसी विलयन के अंदर अगर मोलों की संख्या निकालनी हो, और मोलों की संख्या किसकी हो, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो, तो इन तीन सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये डायग्राम तुमने पूरा उतार लिया, कुछ भी नहीं उतारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे टाइम खराब करना ढब, देख रहे लिख तो रखे। तीन सूत्र हो गए देखो। पहला सूत्र, पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है, उसका भार ऊपर रख देंगे, अणुभार नीचे रख देंगे, कणों की संख्या ऊपर रख देंगे, एवोगैड्रो नंबर नीचे रख देंगे। उसके बाद गैस का आयतन ऊपर रख देंगे, एसटीपी पर जो भी दे रखा होगा 22.4 से भाग कर देंगे, तब भी मोलों की संख्या निकल जाएगी। चौथा सूत्र कभी कभी ये भी यूज हो, इसी के अंदर, चौथे पॉइंट के अंदर ही चौथा सूत्र, एक पांचवा सूत्र। अगर हम कभी भी, ध्यान से, अगर हम कभी भी एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो, एक परमाणु का द्रव्यमान जो खाली एक सिंगल तत्व हो, एक परमाणु हो, जैसे खाली कार्बन लिखा हुआ, हाइड्रोजन लिखा हुआ, हीलियम लिखा हुआ, वो सिंगल, अगर उसे क्या बोले एक परमाणु, उसका मुझे द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना, देखो कैसे निकालते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान। नीचे एक अणु का द्रव्यमान देखेंगे। परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक परमाणु जो परमाणु भार होगा, क्या होगा, परमाणु भार। जैसे कार्बन का परमाणु भार कितना हो है, वो कार्बन का परमाणु भार कितना हो, तो बोलने जा रहा था। बटे में लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बोलना सीख लो। एक अणु का द्रव्यमान, अणु बढ़ाओ परमाणु, अंदर तो पता नहीं किसी किसी क्या क्या। यहां देखो एक अणु का ऊपर लिखेंगे हमारे पास अणुभार, क्या लिखेंगे, अणुभार बटे में एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। बस यहां तक खेला खत्म हुआ। ये 5 फॉर्मूले अभी याद कर लो, पंचों के पंचों सुनूंगा मैं जल्दी। एक हो रहा, दूसरा हो रहा, तीसरा हो रहा, चौथा हो रहा, पांचवा हो रहा, आगे जब भी बढ़ेंगे। डब हटाओ। परमाणु भार कौन कौन सी चीजें हो समझ लो। जैसे लिखा हुआ एक्स, जेड एक्स से, सॉरी जेड ए, कुछ लोग ऐसे लिखा और कुछ लोग ऐसे लिखा, ये भी सही है। सबका मतलब अपना अलग सिस्टम है। बस जो नीचे लिखे जाओ परमाणु क्रमांक हो, जो ऊपर लिखे जाओ परमाणु भार हो। याद रहेगी बात। या ऊपर वाला क्या है, परमाणु, परमाणु भैंस नहीं भार, नीचे वाला परमाणु क्रमांक। यहां तक भी सही है सर, ठीक है। कुछ परमाणु क्रमांक और कुछ परमाणु भार बताए जा रहे हैं, कुछ परमाणु लिखवाए जा रहे हैं, उनके परमाणु क्रमांक बताए, परमाणु भार बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने का। काफ़ी जगह ये तो परमाणु है, जैसे हमने ऐसे लिख दिया ना 1H1, ये परमाणु सिंगल, परमाणु क्रमांक परमाणु भार हमने लिख दिया। उसके बाद या लिख दिया 6C12, 6C12 ये परमाणु है। जैसे हमने लिख दिया CO2, ये अणु बन गया, क्या बन गया, इसका अणुभार निकालना पड़े, ठीक, ये परमाणु भार। तो 2 फॉर्मूले लिखवाए ना लास्ट में, 5 लिखवाए, एक का तो परमाणु द्रव्यमान और एक का अणु द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान लिखवा नहीं लिखवा, ठीक, एक अणु का द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान। तो समझना कौन सा अणु हो कौन सा परमाणु हो। तो 6C12 होगा, याद रखना। कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6, परमाणु भार कितना हो 12, जरूरत पड़ेगी इसकी। एक 7N14 होगा। नाइट्रोजन का कल भी लिखवाए देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का 8 होगा, इसका 16 होगा। उसके बाद एक बार सल्फर का कितना होगा 16, इसका कितना होगा 32। और बताओ, और सब ठीक है, और तुम सुनाओ। अच्छा जी, तो पता लग गया कि नंबर क्या हो। छब्बीस, इसका बताओ कितना बैठेगा, 26, 56 नहीं 56। सोडियम का बताओ, सोडियम का
सोडियम का 11 हो, परमाणु भार हो 23, काम हो जाए देर में। चल अग पोटेशियम का बताओ, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार। चाह रही तुम, मुझे पता ना, खुराक चाह रही तुम बढ़िया करके। जिंक Zn 23, उसके बाद 65.4 ETC। कैल्शियम लिखवा देना, कैल्शियम, कैल्शियम का 20 हो, ऊपर 40 हो, सही है ना। ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक नीचे लिखे हुए, ऊपर लिखे परमाणु भार। ये परमाणु क्रमांक ऊपर परमाणु भार, और ये परमाणु। अब अणु देखो, अणुभार कैसे निकालते हैं, इनकी सहायता से निकालते हैं अणुभार। कोई भी देखो अणुभार को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से। कोई भी तुम उसका सूत्र बताना चाहिए पदार्थ का, जैसे NaCl होगा, इसका अणुभार निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे अणुभार। Na का कितना हो 23, या तो देख लो Na का कितना हो 23, और देख 23 प्लस Cl का 35.5, 58.5। दूसरे नंबर पर जैसे HCl होगा हमारा, HCl का अणुभार निकालना, किसका, HCl का अणुभार, M तो लिखेंगे अणुभार को। H का बताओ कितना बैठेगा 1, Cl का 35 पॉइंट कितना बैठेगा 36 पॉइंट, सही है ना यहाँ तक। जैसे तीसरे नंबर पर लिखा हुआ हमारे पास H2SO4, H2SO4, इसका क्या निकालना अणुभार, क्योंकि अणु है पूरा का पूरा, क्या है वो, इसका अणु का क्या निकालना अणुभार, अणुभार, अणुभार विच इज डिनोट बाय M, इसे M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका बैठेगा 98, निकाल के देख लीजिए, पहले भी सिखाया मैंने निकालना। दो कहाँ ले लेंगे सामने, हाइड्रोजन कितना बैठेगा 1 प्लस सल्फर का 32, 4 सामने ले लेंगे, ऑक्सीजन का 16। मुझे बताना तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता तुम्हें क्या चाहिए, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए, कल को दूंगा तुम्हें। चलो यहाँ तक नोट करो सर, पहले पन्ना ही याद नहीं है कॉपी में, तो कोई बात नहीं, मुझे पता तुम्हें क्या चाहिए। देखो ये हमारा विलियन है बाबू, इधर देखो ये विलियन है। एक विलियन के अंदर एक ही पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, एक से अधिक पदार्थ है। इसके अंदर ना NaOH के 5 ग्राम भाग उपस्थित है, 5 ग्राम भाग, NaOH के 5 ग्राम भाग है इसमें। कितने ग्राम, ये विलियन है, बहुत सारे पदार्थ हो सके, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया NaOH 5 ग्राम, 5 ग्राम NaOH। तो तुम्हें NaOH के मोलों की संख्या निकालनी, तो NaOH की मोलों की संख्या निकालनी, तो मैंने तुम्हें बताया था अगर किसी पदार्थ की मोलों की संख्या निकालनी हो, उसका भार कहाँ रख दो, अणुभार कहाँ रख दो, आराम दो। भार तो पता ही मुझे इसका कितना 5, और अणुभार इसका निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी सवाल करेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब दे क्या रखा है, W का मान, W का मान कितना दे रखा है 5 ग्राम, ये तो भार दिया। अब अणुभार निकाल लेंगे, ये NaOH नहीं आया, NaOH का क्या निकाल लेंगे अणुभार। अब अणुभार निकालना सिखाया था मैंने तुम्हें, अणुभार को हम M से प्रदर्शित करेंगे। अणुभार कितना हो 40, Na का 23 हो, ऑक्सीजन का कितना हो 16 हो, हाइड्रोजन का 1 हो, सबको जोड़कर 40 आ जाएगा। और निकालना क्या, मोल निकालने। अगर मोल निकालने हो किसी पदार्थ के उसे N से प्रदर्शित करो। किसके मोल निकालने, NaOH के, कास्टिक सोडे के, तो कास्टिक सोडे के मोल निकालने, उसका भार ऊपर रख देंगे, उसका भार ऊपर रख देंगे, अणुभार नीचे रख देंगे। भार कितना उसका है, अणुभार कितना, कुछ कट रहा है, 5 कम 5 1/8। जब भी मोल निकाल लो ना तो पॉइंट में निकाल ले करो अच्छी तरह। 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो बैठा करो, बताओ 8 से 1 को भाग देंगे 0.8 कम 8 128 बैठेगा 0.128, और इसके पीछे लिख देंगे मोल। क्या लिख देंगे, मोल। क्या होगा, यूं नहीं आनेगा, कुछ और आएगा, याद रखिए बात है। 1 मोल भी नहीं है, 5 ग्राम NaOH है किसी विलियन में। अगर पूछे मोल में कितना, तो 1 मोल भी नहीं है, 0.128 मोल, 1 मोल भी नहीं है। इसका मतलब 1 मोल भी नहीं है, इतने सारे अणु है नहीं है। 1 मोल समझ रहे हैं ना तुम, कितने सारे अणु, इतने सारे नहीं है। अगर मुझे पता करना हो इतने मोल में कितने अणु होंगे, उस तो गुणा, इससे गुणा कर देंगे उसकी, जो मैंने बताया था। तुम बताओ 1 मोल में कितने अणु होंगे, बताओ। बहुत सारे होने, इतने मोल में कितने बैठेंगे बताओ, 0.128 मोल के अंदर कितने बैठेंगे, इस तो गुणा कर देंगे इसकी, और गुणा करोगे तो बैठेगा 0.128 गुणा 6.023
और गुणा कितना 23, 23। इन दोनों की गुणा करके जो आंसर आएगा, इतने मोल बैठे, इतने अणु बैठेंगे इसमें, इतने मोल में कितने अणु होंगे वो निकाल लोगे। लेकिन अभी मोल ही पूछा, बस आंसर मोल में ही बताना। ठीक, अगर अणु पूछा तो इससे गुणा कर देंगे तो अणु भी निकल जाएंगे कि इतने मोल में कितने अणु होंगे। मैं कहने लगा तो यही सवाल में बदल देता। सवाल पता क्या है? सवाल ये हो, किसी विलयन के अंदर कास्टिक सोडे के 5 ग्राम में 5 ग्राम में कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे। इसी सवाल को बदल देता, किसी विलयन के अंदर कास्टिक सोडे के 5 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी फिर अणुओं की संख्या। समझ गए? जैसा सवाल पूछा ऐसा उत्तर पूछा है, कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे, 0.128 मोल। नु पूछा अणु बताओ कितने होंगे, इतने होंगे। याद रहेगी बात है? सवाल लिखा दूं? सवाल लिखो, 5 ग्राम कास्टिक सोडे। अभी पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। मोहतरमा उत्तर है वो, लिखो। किसी विलयन के 5 ग्राम कास्टिक सोडे में, किसी विलयन के 5 ग्राम कास्टिक सोडे में, किसी विलयन के 5 ग्राम कास्टिक सोडे में, किसी विलयन के 5 ग्राम कास्टिक सोडे में मोलों की संख्या ज्ञात करो। छोड़ देंगे न बजाना, उतारो डब, प्लीज डब। एक और क्वेश्चन लिखो, एक 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 15 ग्राम यूरिया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 15 ग्राम यूरिया का सूत्र लिख दो, NH2CONH2। 15 ग्राम यूरिया लिखो पहले हिंदी में, फिर उसका सूत्र लिखो ब्रैकेट में, NH2CONH2। 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या याद करो। लिख दिया? 15 ग्राम यूरिया के ब्रैकेट में NH2CONH2, NH2CONH2 लिख दिया। मोलों की संख्या याद करो, लिख दिया। इसका अंतरण चाहिए 0.25 मोल, घर तलाना करके अंतरण चाहिए 0.25 मोल। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करो। 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करो। 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करो। चार मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करो। अंतरण चाहिए 720 ग्राम। नहीं है तो कल को बताया जाएगा, लेकिन करके लेके आने, उल्टे सीधे कुछ भी करो। एक और क्वेश्चन लिखो, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करो। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करो। दो मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करो। अंतरण चाहिए 120 ग्राम। लिख दिया 120 ग्राम। एक और क्वेश्चन लिखो, 4 मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। 4 मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। चार मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। चार मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। इसका अंतरण चाहिए 24.088 गुणा 10⁻23। 24.088 गुणा 10⁻23 लिख दिया। एक और लिखो, एक मोल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? एक मोल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? एक मोल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? आंसर चाहिए 6.023 गुणा 10⁻23 लिख दिया। ठीक हो आप? हाँ जी ठीक हो।
लिखो, एक मोल नाइट्रोजन गैस का, एक मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर, एक मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। एक मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। आंसर आना चाहिए 22.4 लीटर। एक और क्वेश्चन लिखो, 3 मोल अमोनिया गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। 3 मोल अमोनिया गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। आंसर लिखो 67.2 लीटर। 67, 6, 7, 67 नहीं आता लिखना, चल दिए। 79 कितना हो? 59 कितना हो? चुप रहा ना। 89 कितना हो? 89, 8, 9 हो। देखा नहीं? अच्छा 69 क्या हो फिर? चुप। इसे क्यों पूछा है मैंने, बता। इसे कहते हैं फेस रीडिंग कर लेना, समझ गए? इसे मैंने ही रोक दिया, मुझे पता था, इसे पता। उसको मैंने चेहरा देख के पहचाने से पता नहीं। चलो आगे। चुप हो जाओ। चलो कितना हो गए? 67.2 लीटर। तो खुश हो रही हो, इतने पहले कर रखे हैं। ताने का मैंने कुछ कहा इसमें? पहले पीछे याद कर लो। लिखो आगे तो लिखो भाई। एसटीपी पर एसटीपी पर 10 लीटर, एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलक संख्या ज्ञात करो। अंतर लिखो उसका। तो खुद कर देखिए, इसका अंतर लिखने लग गया। कितने सवाल हो गए? 9 के 8 हो गए, 9 हो गए। अब जितने हो करके लेके आना है, नहीं हो तो फिर कल को अगले वाली क्लास में बताया जाना। बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं। न्यूमेरिकल देते बहुत सारे, तो जो जो न्यूमेरिकल नहीं हुआ पूछ लो भाई। इसकी बिना नहीं पढ़ना। मैंने पूरी सीट तैयार करवा दी तुम्हारी, पूरी केमिस्ट्री की, एक चैप्टर की। इसके बाद अभी सारे न्यूमेरिकल निकालने बैठ के A to Z, जो नहीं होने का पूछ लेना। फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन डलवाए जान पूछ के बनवा दे अपने स्टूडेंट। तो भाई आगे भी तो वो काम आएगी। हर चैप्टर की मैंने इस तरह बनवाई अलग अलग तरीके से। पहले भी इस तरह ही सीट देता था, ठीक। उस सीट के जो हर चैप्टर की जो बाद एक पूरी सीट मिली, पूरी कम से कम 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन सोल्व कर लो, नैया पार। मैं सारे सोल्व करवाऊंगा एक क्वेश्चन तमीज़ से, लेकिन तुम्हें खुद भी करने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद तो फुर्सत नहीं मिलने की तुम्हें, जिस स्कूल जा रहा हो खुद ही छोड़ दो, टाइम ही नहीं मिलने का, काम इतना हो जाओ। आ जाओ। कैसे संभालोगे, बड़ी तैयारी करनी है भैया। आ जाओ। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान याद करो। ये था ना क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था ना। 2 मोल यूरिया, अच्छा 2 मोल यूरिया यानी 2 मोल दे रखा है, किसका मान है? एन का ही तो मान है। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना। अच्छा यूरिया हो, यूरिया का सूत्र क्या हो? यूरिया का सूत्र हो NH2CO NH2,
आज यही पूछ रहा था ना तू सवाल। NH2 इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। इसका अणुभार बताओ कितना बैठेगा। इसका अणुभार सबको पता कितना हो, 60 हो। M बराबर 60 आ जाएगा। अच्छा क्या लिखा सवाल में बता, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान पता करना कितना होगा। 2 मोल यूरिया द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब ये भी कह दो वजन, भार कह दो एक प्रकार का, एक प्रकार का द्रव्यमान ही तो, भारी तो एक प्रकार का हो। तो ये पता करना हो। हमारा सूत्र हो N बराबर में W अपॉन कितना बैठेगा M, यही तो हो। किसी पदार्थ की मौलिक संख्या निकालनी हो तो उस पदार्थ का मौलिक संख्या निकालने के लिए उसका भार ऊपर रख देंगे और जो अणुभार नीचे रख देंगे। तो N का मान कितना, 2 नहीं है, तो बराबर में भार ऊपर जो का तो रख देंगे M 60 और 60 दूनी कितना हो 120, तो W बराबर बैठेगा 120 ग्राम। तो बताओ यूरिया की मात्रा कितनी होगी, 120 ग्राम। इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब किसी विलयन के अंदर यूरिया के 120 ग्राम घोल दोगे तुम, किसी भी कोई भी विलयन हो सकता है, मान लो ऐसा कोई बर्तन हमारे पास यूँ, इसका मतलब समझो, क्योंकि मतलब भी तो समझना जरूरी है। इस विलयन के अंदर तुम अगर यूरिया 120 ग्राम घोल दोगे ना, तो यूरिया की मोलों की संख्या 2 मोल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 मोल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक। कितना आयो 120 ग्राम, तो W का मान हमारा 120 ग्राम पता लग गया ना। ये निकालना सवाल में, यूरिया के अगर 120 ग्राम घोल दोगे इसमें तो 2 मोल हमारी यूरिया की हो जाएंगे, मोलों की संख्या निकलेगा। ठीक, और बताओ कौन सा सवाल था, ये बताना। अच्छा बाबू है, कर लोगे, क्योंकि इसके जैसा ही तो बिल्कुल ही हो, यूरिया के जैसा ही। और बताओ यूरिया का सूत्र बताना क्या हो, ग्लूकोज का C6H12O6। और बताओ कौन सा था सवाल, इसका 720 आना चाहिए आंसर। 8वां सवाल क्या था, 7वां नहीं होगा। कौन था, 3 मोल 5 मोल, 3 मोल अमोनिया गैस का STP पर आयतन ज्ञात करो, ये होगा। अब बताओ 3 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो 3 मोल, उसके बाद दे रखा है N का मान दे रखा है 3 मोल, N का मान 3 मोल दे रखा है, ये दे रखा है। V का मान निकालना क्वेश्चन में। ऐसा सूत्र बताओ, एक सूत्र लिखवा था मैंने तुम STP पर आयतन वाला, N बराबर में V अपॉन गैस का STP पर आयतन, ये लिखवाया था 22.4 लिखवाया था। इसकी इसमें गुणा कर दो, आयतन निकालना ना। तो 22 कितना बैठेगा 4 गुणा N का मान कितना दे रखा है 3, तो V बराबर कितना बैठेगा तो गुणा करो, 3 चौक 12 का 2 का, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, ये लीटर में आएगा, लीटर में कहीं में आ जाएगा, नोट कर लो, ये याद है। और बताओ, और भी बताओ कौन सा, STP पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस में मोलों की संख्या। हाँ तो देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 था STP पर 10 लीटर, यानी V का मान दे रखा 10 लीटर, इधर का V का मान 10 लीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, गैस की मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो गैस की मोलों की संख्या का सूत्र हो N से डिनोट करो हमें। तो इस सूत्र तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। देखो N बराबर सूत्र हो हमारे पास V अपॉन में 22.4 और V का मान बताओ कितना, 10 लीटर नहीं है, 10 बटे कितना बैठेगा 22.4, पॉइंट हटाई ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। अब बताओ कितना बैठेगा, N बराबर निकाल लेंगे, मोलों की संख्या आ जाएगी हमारे पास, भाग देगा इसका, बताओ कितना बैठेगा, भाग दे उसे कितना बैठेगा, मैं दे रहा हूँ भाग से 224 है, नहीं 100 हो बटे में कितना 224, 2 तो कट्टो सर, 2 तो कट्टे कितना बैठेगा 50, 2 तो कट्टे कितना बैठेगा 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 112, अब भी कट जाएगा 25 आ जाएगा, अब भी कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 6 12 56, अब नहीं कटने का। तो बैठेगा N बराबर में 25 बटे 56, ये बैठेगा, ये 56 है ना, इस तो भाग दे देंगे हम 25 को, ठीक है, पॉइंट लगाई हम ना, 0 बढ़ा ली, 56 की तो भाग, अब भाग देंगे बैठेगा, बताओ 56 दूनी 112 हो ना, 56 तिया 50 तिया 150 हो, 25 पंजे 225 हो, 50 5 पंजे 25, 25 की 150, 25 6 नंबर 225, 25 नंबर 225 नम्मा 8 बार चलेगा पड़ा, कितनी बार 8 6 48 का 8 का 8 पंजे 40, अच्छा ज़्यादा कितना 4 बार चलेगा 224,
घटा के बाद कितना बैठेगा 6, 4 मतलब 2 गए, 2 पॉइंट तो लगे ही, 0 बढ़ा लो, 4 बार चलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.44 मोल, ये आंसर आएगा इसका। इतने इतने न्यूमेरिकल दिए थे ना, और कोई न्यूमेरिकल नोट करो। देखो आज समझते हैं। अब हमारे पास ये तो हो चुके, हमारे पास न्यूमेरिकल खत्म हो चुके मोल कंसेप्ट के, ठीक। और भी न्यूमेरिकल कर सकते हो तुम, हार्ड न्यूमेरिकल। यूट्यूब पर जाओ, ऐसे डाल लो मोल कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे करके डाल कर देखो, बहुत जरूरी हो, ठीक। अपना एक टारगेट बना लो, जैसे मेरे हिसाब से जिसके पास मैथ है ना, उसका टारगेट बनाना चाहिए IIT, ठीक। और IIT से पहले ना JEE मेंस देना पड़े, याद रखना बात। या अगर JEE मेंस क्वालिफाई होगा ना तो ही IIT में प्रवेश होगा, जिसके पास मैथ है। इससे नीचे सोचना चाहिए। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वर्तमान समय में बहुत बड़ा एग्जाम है 11th क्लास वालों के लिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए। और जिसका 12th क्लास में जिसके पास बायोलॉजी, उसके लिए नीट सबसे बड़ा एग्जाम है इस टाइम। नीट बज रही है, वह बात अलग है, इनके पेपर बिक रहे, बिका हो रखे इस टाइम। सरकार बदलेगी, आने वाले टाइम तक ये समझ जाओ बहुत बड़ा पेपर होगा। अभी ये जो सबसे बड़े पेपर है, मैथ वालों को इसे टारगेट बना के चलना चाहिए। जाकर इनके ऑब्जेक्टिव सवाल लगा के देखो, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आओ, इसमें घुसने का रास्ता। IIT नहीं है, स्वर्ग। और जिसके पास बायोलॉजी है ना, अगर एक बार वो नीट क्वालिफाई होगा तो समझो उसकी जो पोजीशन मिलेगी उसे अलग लेवल का, दर्जा भी बहुत अलग लेवल का। तो ये 2 ऐसे एग्जाम वर्तमान समय में जो लाई करती है इंडिया के अंदर, बहुत बड़े एग्जाम। यहाँ 11th क्लास तक यहाँ तैयारी शुरू हो, 11th क्लास तक इसी चीज़ की सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तुम 12वीं के बाद में तैयारी करोगे ना, सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, इसके लिए भी इसके लिए भी, वही 11th क्लास का 12th क्लास का, यही सारी चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, किसी की भी यहाँ तैयारी करने जाओगे। नीट की तैयारी करने में कम से कम कई लाख रुपये भाग जाओ, कई लाख रुपये तैयारी करने में बता रहा हूँ मैं, समझिए। जब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाकर बैठते हैं, और तब भी पता क्या पढ़ा टीचर, यही सूत्र, सांद्रता पद, फॉर्मूले, ऐसे ही। तब तुम समझ आएगा 2 साल खराब कर दिए। इसलिए कह रहा हूँ, फ़ोन है ना, निकाल लो वीडियो, टीचर को उठाओ, पढ़ो पहले से ही। बहुत कम बच्चों में लगन हो यार, बहुत कम बच्चों में। डोंट वेस्ट योर टाइम। कम से कम 3-6 घंटे के आसपास, 6-7 घंटे घर को पढ़ना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई छोड़। अभी 11th क्लास का मतलब 11th क्लास नहीं है, मान लो इस बात को, नहीं तो बहुत पछताओगे। अगर 11th क्लास में पास होना ना, मेरे हिसाब से, अगर तुम्हें 11th क्लास में पास होना, मेरे हिसाब से ट्यूशन मत आओ, डेली स्कूल जाओ। इतना पढ़ा देंगे तुम स्कूल में पास हो जाओगे तुम्हारा, ठीक। लेकिन फ्यूचर की कोई वारंटी नहीं है मेरे हिसाब से। ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, वो अपने घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहा है। वो स्कूल ही जाओ तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। जब तुम बता स्कूल में पढ़ाई हो रही, यहाँ क्या करने आ रहे, यहाँ क्या करने आ रहे, कि ट्यूशन क्यों लगाया, जो जा रहा प्राइवेट स्कूल में, ट्यूशन क्यों भेज रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। ट्यूशन वेस्ट ऑफ टाइम नहीं तो स्कूल वेस्ट ऑफ टाइम। सच्ची बात है, कड़वी बात है। ये बुद्धि काम करनी बंद कर दी। चलो अब हम समझेंगे सांद्रता क्या हो। अब ये पढ़ रही, इन्हें एकदम बता दे तुरंत, विलियन के घोल को सांद्रता कहते हैं। थारी किसी की जबान तो नहीं निकली, कारण क्या है, पढ़ रही, कॉपी में पहले से काम है उसकी, याद रखिए बात। यार अभी खोल कर देख लो, जितना तुम बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा काम मिला कॉपी में उसकी, ठीक। और लिख कर दे रहा हूँ गारंटी के साथ 100%। तुम खाली घूम लेंगे, खाली घूम नहीं कभी, अगर पढ़ती जाके तो इस तरह ही, समझ रहा की बात है। और कम से कम फॉलो तो कर रही, तो फॉलो भी नहीं कर रहे। जिसे ज्ञान दे रही थी तो बैठ कर खाली नहीं घूमनी, जुबान है जिसे कह दिया ना तो कभी खाली नहीं घूम, इसलिए आ रहा हूँ। समझ पा। तो सांद्रता क्या हो, सांद्रता का सूत्र हो C बराबर में N/V। अपने टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है टाइम की वैल्यू समझना। C बराबर सूत्र N/V। सांद्रता क्या हो, क्यों हो सांद्रता। एक बर्तन रखा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, टारगेट बना ले पेपर को, जो मैथ वाला वो JEE मेंस। अगर इसे करके चलोगे ना, इसके से रिलेटेड जो भी चैप्टर पढ़ो ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, उससे क्या हो, तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी, दिशा मिल जाएगी। अच्छा इस लेवल के सवाल आवा यहाँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कुछ ज़्यादा भी हावी नहीं है। जो एक आधा टीचर पढ़ा रहा हो ना, जाकर उसके एक आधा सोल्यूशन देखो जाकर,
क्वेश्चन कैसे करवा रहा है, तुम्हें लगा इस तो क्वेश्चन में चैप्टर पढ़ा है, जैसे तुमने पढ़ा चैप्टर यहाँ से ये वाला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और केमिस्ट्री पहले चैप्टर के तुमने जाकर ऑब्जेक्टिव सवाल देख लिए और तुम्हें लग रहा है समझ में आ रहा है, तो तुम्हें लग रहा है अगर मैं खुद भी तैयारी कर सकूँ ना तो ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि इसके बाद का रास्ता बहुत आसान है। स्वर्ग स्वर्ग, नीट वाला हो चाहे जेईई मेंस वाला हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिला, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता, बहुत टॉप का रास्ता, समझ गए। अरे क्यों नीट, इन्हें टारगेट करके ऐसा करने से पता क्या होगा, एक दिमाग में टारगेट रख लिया हमने, उसके बाद पढ़ाई बढ़िया होगी। अच्छा इनकी तैयारी करो, फायदा क्या होगा, ठीक मान लो इस लड़की को मान इन्हें कहा मुझे IAS बनना जी, तो मुझे उसकी तैयारी नहीं करनी। अरे भाई 12वीं के बाद भी तो कहीं एडमिशन लेगा ही, जब 12वीं के बाद कहीं एडमिशन लेगा, एक तो हो मैं धनौरी में जाकर एडमिशन ले लूँ, या मैं रुड़की में जाकर एडमिशन ले लूँ, या हरिद्वार की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका मैं IIT में एडमिशन लेकर तब तैयारी करूँ। अब बताओ पोजीशन कौन सी बढ़िया, पोजीशन वह बढ़िया जब मैं IIT में रहेगा तब बीटेक IAS की तैयारी करूँ, ठीक। तुम कहने लगे मुझे MBBS में जाना, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो MBBS में ऑलरेडी नीट क्वालिफाई है, फिर मैं वहाँ से UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, समझ रहे हैं ये बात, क्यों, क्योंकि वहाँ अच्छे लेवल पर पहुँच जाना है इंसान। अभी तुम्हें पढ़ने का मौका मिला, सबको नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला कभी भी जो तुम्हें मिल रहा है, इसलिए मैं वैल्यू समझूँ, बहुत कदर समझूँ। मैं तुम्हारे माँ बाप को ना दिल से तह दिल से हाथ जोड़ कर प्रणाम करना चाहता हूँ जो तुम यहाँ पढ़ने में हाथ भेज दिया, और यूँ कह रहे चलो फीस हम देंगे तुम जाओ पढ़ो, ठीक, याद रखना बात ये। तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे पेरेंट्स थे, मेरे नहीं आए थे, मुझे तेरे पैसे मिलते थे ट्यूशन के, सही बता रहा हूँ मैं, एक ही ट्यूशन है और वो भी 4 महीने, वो भी 10वीं में केवल, 1 भी रुपये नहीं मिलने के। तुम सोचो देखिए फायदा ही मेरे, कुछ नहीं है ऐसा, इतने अपनी मम्मी को मैं भी बुला लूँगा, इसके बाद मुझे 1 भी रुपया दिया उन्होंने कभी आज तक। ये 4 महीने की फीसें जोड़ लो, 4 × 1000 ये मिले थे मुझे 4-5 महीने के, इससे फालतू नहीं मिला होगा, वो भी मैथ की ट्यूशन के। ना तो मैंने कभी ट्यूशन साइंस का पढ़ा कभी भी किसी के पास, ना SST का ना कुछ। तो कितने अच्छे पेरेंट्स हो तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स को दिल से हाथ जोड़ो, धन्यवाद, तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है। पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे से मन लगा कर, ये तो बहुत पछताओगे। उम्र जब बीत जाएगी ना तब समझ में आ गया। एक लड़की मेरे पास तैयारी करी, 38 साल उम्र उस लड़की की, लेडी से, तुम्हारे जितना बच्चा उसका। अभी मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, फर्स्ट टू पॉइंट पे। उस लड़की की आदत तैयारी नहीं हुई, 2 अप्रैल लगी उसकी आई थी, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और मुझे डेली मैसेज कर रहा था, डेली, और अभी फेल होगी। अभी क्योंकि मैसेज पढ़ रहा था, मैं उसका ही पढ़ रहा था, अभी उसने पेपर दिया था PCS का, फेल होगी। पता क्या करी, मैं कह रही कई साल था ना, 7 साल तो यूँ सर मार रही, आप मुझे 4 महीने पहले क्यों नहीं मिले। ये 1000 बच्चों का मैसेज है वहाँ मेरे ग्रुप में, समझ गए। आप मुझे 4 महीने क्यों, क्योंकि मेरे पास वो स्ट्रेटजी उनके पास आई थी जो उन्होंने 7 साल खराब करे, मैं साढ़े 7 साल बचा देता उनके। मैंने 1 महीने में उन्होंने सिखाया जो कभी 7 साल बन सीखे हैं। एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ने के भगवान बनने थे, मैंने 5 के 5 को, उनके पास नोट था, रद्दी कागज का टुकड़ा मैंने जलवाया हो, मैंने कहा जलाओ इसे, अब मुझे वीडियो भेजो इसकी। इस बात को मानो कि तुम्हारा जो कंटेंट था ना वो अप्रासंगिक था। चलो, सांद्रता C बराबर में N/V, चलो ये भी साथ समझ, C बराबर में कितना N/V, ये सूत्र। अच्छा ये बात बताओ, सांद्रता हो क्या, बारहवीं में आया था उस दिन, 12वीं में आया था मालिक भाई के साथ, पर कोई बात नहीं, यदि होती सांद्रता यहाँ समझ लो क्या होगा, परिभाषा ही सांद्रता नहीं होती, इसलिए क्या पढ़ाई हुआ बेकार नहीं जाता कभी भी। उस दिन आया था, इसलिए बोलना स्टार्ट कर दिया। सांद्रता है वो, एक बात बताओ करेगी, इसके अंदर ना पानी भरा हुआ H2, इसके अंदर नमक है ना, जो जल भरा हुआ इसके अंदर ऐसा 200 ग्राम, NaCl के अंदर ऐसा 50 ग्राम, इसके अंदर भी जल भरा हुआ 200 ग्राम, इसके अंदर नमक भरा हुआ 100 ग्राम। क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा विलेन ज़्यादा गाढ़ा होगा, कौन सा विलेन ज़्यादा गाढ़ा होगा, X कि Y? कौन सा विलेन ज़्यादा गाढ़ा होगा, दोबारा फिर समझ लो। कितने ग्राम जल है, उसमें कितने ग्राम जल है, इसमें कितना नमक है, उसमें कितना नमक है,
कौन सा विलेन गाढ़ा होगा, एक्स की वाई? कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा, दोनों में पानी की मात्रा कांस्टेंट समान, दोनों में पानी की मात्रा समान, लेकिन इसमें नमक ज़्यादा, नमक ज़्यादा होने के कारण ये गाढ़ा दिखाई देगा। इस विलेन की सांद्रता ज़्यादा, गाढ़ापनी सांद्रता हो, घोल एक प्रकार का, याद रहेगी बात, समझ आई बात? है जो गाढ़ापन है वही क्या हो, सांद्रता। आसान भाषा में समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, इसकी सांद्रता कम होगी, याद रहेगी बात? ठीक, एक छोटा सा उदाहरण आसान भाषा में, ठीक, हमारे पास कोई विलेन है, किसी भी विलेन के अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ, ध्यान से, किसी भी विलेन के अंदर कौन सा पदार्थ, उस पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी, उसमें किसी पदार्थ के मोलों, किसी विलेन के आयतन में मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या जितनी भी होगी वह उसकी सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं विलेन के 1 लीटर आयतन में जितनी भी मोलों की संख्या होती है उसे विलेन की सांद्रता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी आयतन में, किसी विलेन में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ। मैं पूछूंगा, क्या बताया मैंने अभी भाई, ये विलेन का आयतन है, ये पूरा विलेन बनाया ना, विलेन कैसे बनेगा? एक पदार्थ डाल रहा, दूसरा पदार्थ डाल रहा, तीसरा, चौथा, हो सकता है बहुत सारे पदार्थ डालते हो सकता है 2 पदार्थ डाल लो, एक से अधिक पदार्थ डाल लोगे, डालने के बावजूद क्या करोगे उसमें, उसके अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ, कितने आयतन में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ, इसी बात को हम सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन, याद रहेगी बात। लेकिन सांद्रता को, अब सांद्रता की खास बात पता है, कोई भी दवाई की शीशी देखो, जितनी मार्केट में दवाई की शीशी रखी हुई, उस दवाई की शीशी के कवर पर जाकर देखो, कवर पर जाकर देखकर रखो तो लिखा रहेगा, इस पर ऐसे लिखा रहेगा। मान लो कोई भी दवाई की शीशी उठाई, तुमने उठाया, इस पर लिखा हुआ तुलसी, तुलसी लिखा हुआ 10 W/W ग्राम, तो सोचो दिमाग क्यों है क्या है, तुम पढ़ ही नहीं सकते सर। फिर लिखा रहेगा 20 MOL मोल प्रति लीटर, तुम्हारा खोपड़ी खराब, तुम समझ नहीं सकते सर कि कौन सा पदार्थ। एक जब हम दवाई की शीशी लेकर आएंगे पूरा विलियन है वो, और उस विलियन के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कवर है, जो बड़े वाला कवर उसका, उसके ऊपर साफ लिखा है, इसका मतलब ये पदार्थ इसके अंदर इतनी मात्रा में, ये पदार्थ इसके अंदर इतनी मात्रा में, ये पदार्थ इसके अंदर इतनी मात्रा में, ये पदार्थ इसके अंदर इतनी मात्रा में। यही तो सांद्रता हो, किसी विलेन के अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में, वही क्या हो, समझ बात है। तो दवाई की शीशी ले हो ना, आज के बाद कहीं भी अपने घर में आज रखी होगी, उस पर जाकर एक एक चीज नोट डाउन करते चले जाना। जब नोट डाउन करोगे तो देखोगे ना, उसके अंदर पता लग जाएगा तुम्हें कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में। अच्छा, सांद्रता को अलग अलग तरीके से परिभाषित करें। सांद्रता जो है ना, सांद्रता को ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे मेथड है, सही बात है। एक तो हम नाप देंगे, आओ पहले बात तो नहीं बताओ, सांद्रता समझ में आया नहीं है। सांद्रता का मतलब कितने, किसी भी विलेन के आयतन में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ, किसी भी विलेन के आयतन में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ। आसान भाषा में परिभाषा, किसी विलेन में, किसी विलेन में, विलेन के आयतन में, विलेन के आयतन में, आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? लॉक करूं तो किसी विलेन के आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? सांद्रता। अच्छा, पदार्थों के मोलों की संख्या का पता क्या सूत्र हो? ये पदार्थ हो ना, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करेंगे तो पदार्थ के मोलों की संख्या का सूत्र हो भार बटे अणुभार। उस पदार्थ का भार ना ऊपर रख देंगे और अणुभार नीचे रख देंगे, भार W, अणुभार M। याद रहेगी बात है? कोई दिक्कत? तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है, उस पदार्थ का भार कहाँ रख देंगे ऊपर, अणुभार कहाँ रख देंगे नीचे, क्या निकल जाएगा? पदार्थ की मोलों की संख्या। याद रहेगी बात है? n का मान ऐसे निकालते हैं, पता लग चुका? तो किसी भी विलेन के आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? सांद्रता। सांद्रता किसकी हो? विलेन की। और सांद्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग तरीके, और जो अलग अलग तरीके में सारे पढ़ रहे हैं मुझे, और 12वीं क्लास में भी इसे बहुत डिटेल से पढ़ा जा, 12वीं क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा जा, समझ नहीं बात है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक मुझे जल लिखा तुमने, जल, जल, जल के अंदर अगर कोई इंसान, कोई जीवित प्राणी होगा, अगर उसने ठाका फेंक दिया, मैंने तुम्हें उठाया जल के, इसे उठाया मैंने जल के अंदर फेंक दिया, ठाका, इसे उठाया जल के अंदर फेंक दिया, तो वो फेंक दिया, ठाकुर उठाएगा, कितनी देर तक जिंदा रहोगे? कौन? 2 मिनट तक? कुछ भी अंदाजा लगाओ, आधा घंटा जिंदा रह लगा तो मुंह तो धुसू तेरा भी जाकर बाल्टी के अंदर, क्या कितना 15-20 मिनट जिंदी रह लगी कोई पानी के अंदर। अभी तो कभी तुम ना ऐसी बदतमीजी करी कि तसला रख रखा पानी का सामने और मुंह पानी में दे दिया, थोड़ी देर करायो,
बचपन में करा या भी कर दो कभी कभी? तुम बाथरूम पढ़ ये काम करोगे? बताओ कितनी देर तक रह सको? मैं बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार नहर में तैरना सीखा ना, तो नहर बंद ही हो रही थी, बंद ही होगी थी नहर। तो पानी ने इतना इतना था, सुनो, इतना इतना तैरना सीख, तो मैं वहाँ डूब गया था। रियलिटी बताता रहा हूँ तुम्हें। तो मेरा दोस्त था, वो बहुत बड़ा तिरक का था, क्लियर का था। उसके बाद 1 मिनट के बाद ना हालत ख़राब होगी वहाँ से। और जब मैंने बाद में जाकर पढ़ा ना, कोई भी मनुष्य हो या जीव हो ज़्यादा देर तक पानी में रह नहीं सकता। कुछ जीव ऐसे हो वे रह सकते, जैसे मगरमच्छ होगा लंबे समय तक रह लेगा, मेंढक लंबे समय तक रह लेगा, लेकिन मनुष्य नहीं रह सकता। कारण पता जानते हो क्या? कारण जानते हो क्या? क्योंकि पानी के अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। ऑक्सीजन हो जरूर, हम रहेंगे एकदम जाते क्यों नहीं मर जाएंगे हम? क्योंकि पानी के अंदर अगर हम पानी पियेंगे भी ना, वो पानी अंदर सारे मर जाएगा, पहले जाकर सीमा खत्म हो जाएगी, नाक मुँह में हमारे पानी जाएगा पूरा का पूरा। उसमें कुछ देर तक तो सीमा रहेगी ऑक्सीजन की। उस पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई, तो ऑक्सीजन घुली हुई नहीं, कितनी मात्रा में घुली हुई? कौन सा पदार्थ विलयन के अंदर कितनी मात्रा में घुला हुआ? कौन सा विलयन पदार्थ के अंदर कितनी मात्रा में घुला हुआ? क्या कहलाती है? ये भी हमें बताती है। ठीक, अब उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में गए, जब भी कभी दिल्ली में जाओगे ना, तो वहाँ की सड़कों पर ना बिना मास्क के जाना मत, बिल्कुल भी। पूछो क्यों? वहाँ की सड़कों पर यमराज घूमा 24 घंटे। क्या घूमा? कुछ तो बात होगी, आप यहाँ बकवास तो चेते रहेंगे नहीं। पीछे यमराज का मतलब जानते हो क्या हो? हवा, यह हवा ऑक्सीजन है, इसके अंदर बड़ी मात्रा में पीएम पार्टिकल मौजूद है। और पीएम पार्टिकल इतने खतरनाक होवे, इतने 2.5 माइक्रोग्राम के कण होवे, और वे सीधी नसिकाओं को प्रवेश कर करना जाकर अंदर कहीं भी, यहाँ इस पूरे एरिया में समा जाएंगे, इस पूरे एरिया में समा जाएंगे, यहाँ निकल जाएगा फोड़ा, अंदर कुछ भी निकल जाएगा, कैंसर का कारण बनते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। इतनी खतरनाक है दिल्ली, कभी जाने का सोचो भी मत। एक भी पेड़ नहीं है आसपास भी, कहीं दूर दूर तक भी, सब काट दे गए सीधे। इसलिए मुंह पर मास्क लगा के चलो, नसिकाओं को प्रवेश करके। वे जो पीएम पार्टिकल है ना, उस ऑक्सीजन में घुले हुए हैं। वे पार्टिकल जैसे धूल, कुछ भी हो सकता है। जहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है तो वहाँ तो धूल नहीं निकलती, बड़े डेंजरस होगा। सही बात है, वो चारों एरिया चारों तरफ वहाँ दिल्ली में काम ही काम चल रहा है। तो इस सोराज बहुत सारे धूल के मिट्टी के कण इकट्ठे हो और वे आपस में छोटे छोटे पार्टिकल बन जा। जब इंसान सांस लेगा, उसकी नाकमा को प्रवेश करके नसिकाओं को, तंत्रिका तंतु को भ्रष्ट कर देंगे, पूरे शरीर में कहीं भी जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, बड़े डेंजरस होंगे। सही बात है, आराम से नसों में भी प्रवेश कर जाएंगे, और एक साथ बहुत सारी सेल एक्सिस हो जाए इकट्ठी, तो कैंसर के सारे पेशेंट वहीं तो मिला, कहाँ मिला और कहाँ मिल रहे हैं? हवाओं में जहर है वहाँ, हवाओं में जहर। पानी में तो जहर है ही, हवाओं में जहर है वहाँ। जो वहाँ की जो जल वो ना वायु के अंदर बड़ी मात्रा में SO2 मौजूद है। मान लो तुम थोड़ी देर तक चलते रहेंगे वहाँ सर्दियों में मौसम में पता क्या हो, जो गैस है ना वो ऊपर नहीं जा पाती, इसी एरिया में रहेगी पूरी की जो कि तू उसी एरिया में। सर्दियों में खास बात हो जाए, जब कोहरा पड़ जाता है, तो जो गैस है ना, गर्मियों में तो क्या, गर्मी में प्रदूषण कम हो, लेकिन सर्दियों में पता क्या, क्योंकि सब चीज़ें वाष्पन को ऊपर उठ जा गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में पता क्या हो, सर्दियों में जो गैस है ना ऊपर नहीं जा पाती बिल्कुल भी, इसी एरिया में तैर हो जाएगी। और जो आज जैसे तुम चलना स्टार्ट करोगे ना रोड पर, 5 मिनट चलोगे तुम्हारी इनकम जनरल होने शुरू हो जाएगी। इसलिए वहाँ की जो मंत्री है ना, उन्हें बच्चों के स्कूल की छुट्टी करनी पड़ा। यस, प्रदूषण के मामले में छुट्टी डाल ले, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश हमारा, बताइए तुम। प्रदूषण के मामले में छुट्टी डालनी पड़ा वहाँ, एक हफ्ता जो हो, 2 हफ्ता, 1 महीना स्कूल बंद रखने पड़ा। नवंबर दिसंबर के महीने में इतना प्रदूषण हो जा, आंखों में SO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जा। SO2 वही हो जैसे मान लो तुम किसी गाड़ी के सिलेंसर के पीछे खड़े हो गए, उसके पीछे धुआं निकलता नहीं, आंखों में जल हो जाओ, ऐसी गैस है, ऐसे 24 घंटे रहा पूरी दिल्ली में लगभग। SO2 जो है ऑक्सीजन, SO2 सल्फर है, वो ऑक्सीजन के अंदर घुला हुआ। कौन गैस को भी एक विलेन मान लो, विलेन मानना, कौन सा पदार्थ विलेन के अंदर कितनी मात्रा में घुला हुआ, वही क्या कहलाएगा? एक उदाहरण और दे दिया तुम्हें, याद रहेगी बातें। तो किसी विलेन के अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। किसकी सांद्रता हो, याद रहेगी बातें। लोग करूँ कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब विलेन की सांद्रता ज्ञात करनी बहुत सारी विधियाँ और विधियाँ समझ में। विलेन की इतना ही लिखना नोट्स तो, अभी ज़्यादा बकवास नहीं लिखनी। विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ, विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, इसे इंग्लिश में लिख लेगा जरूर। मेथड कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का। ऐसे सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ, नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, या इसका दूसरा नाम द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक,
दूसरे नंबर पर जाओ। उसके बाद आयतन पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत क्या हो, आयतन प्रतिशत क्या हो। तीसरे नंबर पे एक और चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक को पीपीएम, पीपीएम में सांद्रता, ठीक। एक चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे, उसका नाम है भैया मोलरता। एक पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे हम, ये सारी विलयन की सांद्रता याद करने की विधियां। एक पढ़ेंगे हम नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक। क्या नाम है इसका, नॉर्मलता, याद रखना बात, या लिख देता हूं नॉर्मलिटी। एक और पढ़ेंगे हम, इसका नाम है भैया फॉर्मलता, फॉर्मलता रहने दो तो खत्म हो गया भैया। एक और मोलेंस, ये चीजें हमें पढ़नी, ठीक, नोट करो। क्या होगा, और कोई बात देखो, आ जाओ। विलयन की सांद्रता याद करनी, बहुत सारी विधियां। कैसे हम विलयन की सांद्रता याद करते हैं, जब भी मैं कहूँ ना सांद्रता, तो समझ जा करो विलयन के अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला हुआ, इसका मतलब भी सांद्रता हो। आ जाओ, भार प्रतिशत, या इसे दो बिंदु भी कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। हटा दो सर, W/W प्रतिशत भी क्या है सर, क्यों कह रहे समझो सर। देखो ये हमारे पास बर्तन है, लिखे ए अंकल, देखो इस विलयन के अंदर बहुत सारे पदार्थ हो सकते, मुझे नहीं पता उसका भार क्या होगा, मैंने इसका भार Ma मान लिया। कोई पदार्थ होगा, ए पदार्थ होगा इसके अंदर, ए पदार्थ का जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, मैंने Ma प्रतिशत Ma मान लिया मैंने। इसके अंदर दूसरा पदार्थ भी होगा B, उसमें मैंने उसका द्रव्यमान मैंने MB मान लिया। अगर भार की बात करो क्या, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, भार प्रतिशत क्या आएगा, तो यहाँ W कर लियो, वो वेट हो। द्रव्यमान प्रतिशत में कह रहा हूँ ये मास। इसका Ma का मतलब है पहले पदार्थ जो विलयन है पूरा का पूरा, विलयन दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनेगा, पहले पदार्थ का द्रव्यमान, दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक। कैसे निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, निकालते कैसे हो, क्या है Ma लिखा हमने यहाँ से, हाँ सर लिख दिया। उसके बाद उस पदार्थ का हम भार ऊपर लिख, यहाँ Ma प्रतिशत लिखेंगे, किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर Ma लिखेंगे, यानी उस पदार्थ का द्रव्यमान हम ऊपर रख देंगे। जब भार की बात करोगे ना, भार की, तो यहाँ WA आ जाएगा, यहाँ भी WA प्रतिशत आ गया, यहाँ प्रतिशत आ गया। यहाँ लिखेंगे Ma लिख दिया, प्लस यहाँ क्या लिख देंगे MB लिख दिया, गुणा में लग देंगे 100, क्या लिख देंगे 100, ऐसे पढ़ा देगा। और ये नहीं पढ़ाया करना, और खत्म कर दिया। Ma बटे में Ma प्लस की कितना MB, मेरे तो मूड के ऊपर बात है, जो मेरे मन में आता चला पर पढ़ाता चला जाऊँगा, ठीक। जैसे मेरी हेडिंग आ गई तो सामने वही पढ़ा दूंगा, मतलब कुछ भी तो पढ़ लो बस चुपचाप। जब इंसान के पास नॉलेज हो तो पता नहीं तो कर्म कहाँ जा रहा पूरा का पूरा। इसे मैंने अपनी क्लास का नाम ही 720 डिग्री रख रखा है, कभी इंगा भाग जाऊँ, कभी इंगा भाग जाऊँगा, फिर इंगा जाऊँगा, फिर इंगा जाऊँगा, फिर घूम फिर कर जाऊँगा, फिर वहीं आ जाऊँगा घूम फिर कर, यही सारी दुनिया में घुमा दूंगा पूरा का पूरा, हो जा कभी कभी। इसके फायदे भी नुकसान भी हो। फायदे ये हो कि जो ठीक ठाक थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा, उसको नॉलेज ज़्यादा हो जा, और जो कभी पढ़ाई नहीं उसके सिर पर भाग जा। आ जाओ। अच्छा MB का मान निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, MB प्रतिशत, यानी दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो ऐसे निकाल लेंगे। बराबर लगाया, यहाँ क्या बैठेगा MB बटे में MA प्लस MB गुणा 100। अच्छा तीसरा पदार्थ भी तो हो सकता है इसमें, M उसके सापेक्ष में C आता था, M उसके सापेक्ष में C, MA प्लस MB प्लस MC गुणा में 100, 4 पदार्थ भी हो सकते, ऐसे निकाल ले द्रव्यमान प्रतिशत। हो क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, अब तक तो ये नहीं पता लगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो। पहली बात ये विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, आसान भाषा में। दवाई की शीशी के बाहर लिखा रहा है ना, वहाँ लिखा रहेगा शीशी में, इसके अंदर यो पदार्थ इतने प्रतिशत है, ऐसे लिखा रहेगा W बटे W प्रतिशत या M बटे M प्रतिशत, ऐसे लिखा रहेगा। 10 नुका ना, या तुलसी की शीशी है, तुलसी क्या कोई भी शीशी ले लो, है साफी, साफी ग्राम सुना तुम, साफी खून साफ करने का मावा,
उस पर लिखा रहा है ये पदार्थ इतनी मात्रा में, ये पदार्थ इतनी मात्रा में, ये पदार्थ इतनी मात्रा में, ये पदार्थ इतनी मात्रा में। अगर वहाँ लिखा हुआ ना साफी के अंदर ना नीम, नीम भी तो हो, नीम खून साफ करने का काम है वो, नीम की जो गोलियाँ ऐसे लिखा हुआ, नीम की गोलियाँ 2.5 W/W प्रतिशत। इसका मतलब जानो क्या हो, अगर पूरा विलेन 100% है ना, उसमें तो 2.5% हिस्सा ही नीम, यानी ज़्यादा नीम नहीं है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ लिख दिया 65.5%, यानी पूरा विलियन, तो पूरा विलियन ना उसमें 65.5% नीम, तो दवाई पीने में कैसी लगेगी, समझ गए ना, ये मतलब है। तो दवाई की से बहुत कुछ लिखा रहा है रेट के अलावा भी। तुम क्या देखो, सिर्फ यो देखो, आज से जाएगा, ये बहुत जरूरी है। W/W प्रतिशत लिखा हुआ ना, इसका मतलब भार प्रतिशत उसका, उस विलियन के अंदर यो पदार्थ इतनी मात्रा में, अब समझ जाओगे तुम, इसीलिए यो पढ़ाया जा रहा है, ठीक। और तुम क्या करोगे, पड़ोस में घर में या घर में कोई बुढ़ा व्यक्ति हुआ, उसने पीछे बेटे दवाई पे क्या लिखा हुआ है, हाँ बाबा पेट की है हाँ दादी है, या ना, हाँ ठीक है दादी को सोचा दिक्कत लोंडी पढ़ ली दिक्कत दादी है बाबा, इस तरह तो उनका बना रखा, तो उन्होंने मेरे को पढ़ना तो आता नहीं। कारण क्या है, पता ही नहीं ना तुम कुछ भी, उस पर क्या लिखा हुआ। उसने कहा देखिए भैया उस तो बनी हुई क्या, नीम से देसी चीजें तो बनी हुई क्या, हाँ देसी, तुम ढूंढ रहे वहां देसी लिखा हुआ, कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ भी देसी लिखा हुआ। ये खास बात है। अब पता लगेगा तुम क्या लिखा हुआ उसके अंदर। तो W/W का मतलब हो ऐसे निकाल लो, द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे निकाल लो। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत की जगह भार प्रतिशत भी आ सकेगा, यहाँ W हो जाएगा, W, डरना नहीं बिल्कुल भी। जिस पदार्थ का भी द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत निकालना हो, आयतन प्रतिशत भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ V वो ml में आगा, ये सब ग्राम में नाप, द्रव्यमान को ग्राम, किलोग्राम, खासकर ग्राम में, क्योंकि किसी पदार्थ के अंदर कोई पदार्थ इतनी बड़ी बोतल होगी, फिर तो किलोग्राम का बनाएंगे, तो कोई विलेन छोटा छोटा बन के चला ना, दवाई बनाने में ज़्यादा काम होगा। इतना बड़ी कौन सी दवाई है भाई, भैंस की दवाई है क्या, ये तो भैंसों की दवाई होती, इतनी बड़ी दवाई और क्या आती, ठीक। तो वहाँ किलोग्राम में जब यूज़ करोगे तो। अच्छा, डंगरों को कैल्शियम पिया जाए, कैल्शियम, जिसे घर में डंगर होंगे ना तो पता रहा कैल्शियम की, पता पिया हुआ कैल्शियम की वो लेकर आओ, कन्नी लेकर आओ, इतनी बड़ी के आसपास करनी हो, वो पिलाया जा, उससे दूध भी बढ़ जाए डंगरों का, सही बात क्या। और बहुत सारे फायदे हो, उसके मजबूती पैदा है, बुखार नहीं आता डंगरों को। अच्छा, तुम्हारे भैंस की गोली देखी, जब तो भैंस को बुखार हो जाता है, इतनी बड़ी गोली हो उसकी, इतनी बड़ी, ठीक, वही खिलाऊंगा तुम आपको, ठीक है। चलो यहाँ छोड़ दो तुम, नेक्स्ट पॉइंट, अगली पॉइंट की बात। अब सवाल है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत है क्या, कि बताना क्यों चाह रहे हैं आप, कि समझ लो, ये भी नहीं पता परिभाषा, बड़ी काम की चीज़ है ये परिभाषा, पेपर मांगे लिखने को बच्चा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। नंबर 1 में द्रव्यमान प्रतिशत रहेगा तो क्या लिखोगे, फेल हो जाओगे, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पता लग रहा है साल फिर क्या बैठेगी, ठीक है। मुझे गारंटी से बनवा दो, सुन लो ध्यान लगा के, क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत क्या हो, कि ये विलियन है, विलियन के अंदर भी किसी पदार्थ का भार है नहीं है, या द्रव्यमान का, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान है नहीं है, और ये पूरे विलियन का द्रव्यमान हो, ये तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान है, ये किसी विलियन का द्रव्यमान, पूरे विलियन का द्रव्यमान, तो पूरे विलियन का ये पूरी शिष्टिया 2.5 महीने पूरी शिष्टिया, कड़वी दवाई है, छंगे डॉक्टर के आना मेरे गाँव में, कड़वी दवाई दे, उस कड़वी दवाई को मैंने अपने हाथ में ना 100 ग्राम लिया, कितना 100 ग्राम, उस 100 ग्राम के अंदर ध्यान तो सुनना, किसी भी विलियन के यारी शिष्टि, ठीक, 100 ग्राम भार में, 100 ग्राम भार, इसका 100 ग्राम भार, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम भार में कोई पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। कितनी आसान परिवार, कोई विलियन लिया हो ना, विलियन सारा लेना ना, कितना लेना, यहाँ क्या लिखा हुआ, तो ऐसे याद रखना, किसी विलियन को कितना लेना, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम भार में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है, वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत, ये भार प्रतिशत कहलाती है, विच इज डिनोट बाय एम परसेंटेज या वेट परसेंटेज या तो एम परसेंटेज या दो, याद आएगी बात, W लिख दो या फिर M लिख दो। क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ पूछ सको, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर समझ लो, परिभाषा सुनने वाली है, याद रखना बात। या विलियन होगा, विलियन का कुल भार हुआ, कुल द्रव्यमान हुआ, तो विलियन के कुल द्रव्यमान में ऐसा न को कुल द्रव्यमान नहीं कहना, 100 ग्राम भार में, विलियन के 100 ग्राम भार में, विलियन के किसी पदार्थ की मात्रा ही, विलियन के 100 ग्राम भार में, विलियन के 100 ग्राम भार में किसी पदार्थ की मात्रा ही, किसी पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशत
यह भार प्रतिशत कहलाती है। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत लगाना बहुत जरूरी है। और जिस पदार्थ का भी परसेंटेज निकालना हो ना, जिस पदार्थ की भी प्रतिशत की मात्रा निकालनी है, पहले उस पदार्थ का परसेंटेज लिखा है यहाँ से, क्योंकि वही निकालना मुझे, और उस पदार्थ की मात्रा ऊपर रख दी और नीचे पूरे विलयन का वो रख दिया, भार या द्रव्यमान। उस पर जिसका निकालना उससे यहाँ लिख दिया, नीचे पूरे विलयन का गुणा क्या करनी, 100 से, ऐसे निकलेगा। परिभाषा लिख दो यार, यह परिभाषा अभी लिख के दिखानी, इसके साथ चित्र पूरा का पूरा एडजस्ट करके अभी बनाना। ऐसे ही आयतन होगा। फिर मैं आयतन वाली बताता हूँ, इसे नोट करो।